तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा को। एंड आज की इस वीडियो में एपिसोड नंबर 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 15 चैप्टर्स को 1 से लेके 15 तक। वैसे तो इन सभी चैप्टर की सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बट अगर आपको इस सीरीज को एक फ्लो में एंजॉय करना है तो मेरी मानो इस पार्ट को पूरा देखना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाई पॉइंट भी जरूर देना। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ हाई स्कूल के लौंडे एक लड़के से कह रहे होते हैं कि साले तू सच में गेम एडिक्ट है एंड क्या तू स्कूल वाकई में सिर्फ गेम खेलने आता है, तू सच में गेम्स के चक्कर में पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि लगातार 12 फोन्स पे एक साथ गेम खेल रहा होता है और यही लड़का होता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसकी एज 18 साल है और इसका नाम है डुआन हा, जो की एक गेम शटल है। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है अपने मन में कि मैं एक गेम शटल हूँ, हालांकि मैं रियल लाइफ में एक लूजर हूँ, बट ऐसा गेम्स की दुनिया में नहीं है क्योंकि गेम्स की दुनिया में मैं एक अनरियलिस्टिक चैंपियन की तरह हूँ जिसे कोई नहीं हरा सकता। बट जैसा कि हम देख सकते हैं पुलिस ने इसे एक सब्स्टिट्यूट गेमर बना के रखा होता है। बट तभी डुआन के पीछे से आवाज आती है, तुम इसमें सच में काफी अच्छे हो। वो अपने मन में गाली देते हुए पीछे पलट के देखता है और तभी वो देखता है एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम होता है आर्यन, जो ये भी डुआन की एज की होती है एंड इस स्कूल की कलेक्टिव क्रश। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा लौंडा डुआन भी इस पे काफी फिदा होता है। ये लड़की हमारे एमसी से कहती है कि तुम सच में गेम्स खेलने में काफी अच्छे हो, बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं है क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी कि हम में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो जीतेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं गेम्स खेलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मैं उन सभी में सबसे ज्यादा पीछे हूँ। क्या तुम मेरी भी हेल्प कर सकते हो मुझे गेमिंग सिखा के। एंड फिर क्या होता है, इतना सब कुछ काफी होता है डुआन को 7वें आसमान पे पहुंचाने के लिए। बट अगर रियलिटी में भी देखा जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता अगर हम लोग उसको अपनी जगह रख के देखते। खैर डुआन इस लड़की की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बट इतनी ही देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि इस लड़की से पूछती है कि क्या डुआन उसका दोस्त है। वो मना करती है और वो कहती है नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मली बात कर रहे थे। वो लड़की आर्यन से कहती है कि हमारे सारे दोस्त नीचे खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं एंड तुम्हें भी वहां पे आ जाना चाहिए। जिसके बाद आर्यन तो वहां से चली जाती है, बट उसके जाने के साथ एक काफी बड़ा पंगा हो चुका था हमारे लौंडे के साथ, क्योंकि वो आर्यन से बात करने में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसने गेम्स पे ध्यान ही नहीं दिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक गेम में मर भी जाता है। एंड उसकी पेनल्टी के तौर पे उसकी किंग ऑफ जस्टिस कलेक्शन स्वॉर्ड भी चली जाती है, जो कि एक चिल्बू नाम की बुली एक साइकोपैथ का फेवरेट वेपन भी था। इससे पहले डुआन और कुछ सोच समझ पाता, वो चिल्बू नाम का पागल साला पीछे से आके डुआन का सर टेबल पे पटकता है और उसे गाली देते हुए बोलता है, साले गधे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था ना गेम से अपनी नजर एक सेकंड के लिए भी मत हटाना। बट डुआन खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है भाई मैं तुझे अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत। ये सुन के वो बंदा थोड़ा तो शांत होता है बट ज्यादा नहीं, क्योंकि एक नंबर का हरामखोर था। ये डुआन पे लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ की बरसात कर देता है और फिर क्या, इतना पिटने के बाद डुआन के नाक मुंह आंख सब जगह से खून निकलने लगता है। एंड अगले ही सीन में डुआन जमीन पे होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि रियल लाइफ भी बिल्कुल गेम की तरह है जहाँ पर ताकतवर एक कमजोर को पूरी तरह डोमिनेट करके रखता है। एंड मैं ऐसे बंदों से हेट करता हूँ जो कि अपने से कमजोर पे अपनी ताकत दिखा के खुद को बहुत ज्यादा महान समझते हैं। एंड सच में यार रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ताकतवर लोग कमजोर लोगों को सप्रेस करते हैं एंड वो बेचारे अपनी जवाब में कुछ भी नहीं कर पाते। खैर अगर स्टोरी पे वापस आए तो हमें पता चलता है ये चोल्वू नाम का हरामखोर डुआन से कहता है कि तुझे अब 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ और जा मेरे लिए फायर किंग्स ग्रेट स्वॉर्ड लेके आ, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुझे उसी कुतिया आर्यन जो के सामने बिना कपड़ों के मारूंगा। आई मीन वो ये कह रहा है कि वो डुआन को नंगा करके मारेगा, वो अपनी बात नहीं कर रहा। डुआन उससे कहता है कि भाई लॉजिकली ये देखा जाए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो एक काफी प्रीमियम आइटम है एंड 1 हफ्ते में इतना ज्यादा लेजेंडरी आइटम निकालना ये पॉसिबल नहीं है। बट डुआन जिस बंदे से रहम की उम्मीद कर रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये पागल डुआन को धमका के वहां से अगले सीन में निकल लेता है। डुआन अपने मन में खुद को और इन गेम्स को कोसते हुए कहता है, हाँ लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे सच में इन गेम से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा कि मैं अपने शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकता। बट अगले सीन में हम लोग इस हरामखोर का असली चेहरा देखते हैं जहाँ पर ये अपने घर में आ चुका होता है और पूरी तरह से रेडी होता है गेम खेलने के लिए। एंड यहाँ पर हमें ये चीज कंफर्म कर दी जाती है कि ये बावला वाकई में गेम्स के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है। एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के पूरी तरह गेम्स में लगा रहता है पूरे दिन भर, और तभी पुलिस ने इसे सब्स्टिट्यूट गेमर बना रखा है। खैर अब तो मुझे लगता है इसके साथ जो होता है वो सही है। एंड ऊपर से अब इस पागल की स्प्रिंग्स की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी होती हैं जहाँ पर ये 1 हफ्ते के लिए टोटली फ्री है। एंड ऐसे बंदों को ऑफकोर्स पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं, तो अब ये लगातार गेम खेल सकता है और फिर ये गेम खेलना स्टार्ट करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही गेम में लॉग इन होता है इसका लेवल मैक्स होता है यानी कि लेवल 100, बट सडनली गेम में एक अपडेट आता है जिसकी वजह से इसका लेवल फिर से 0 पहुंच जाता है एंड इसे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना होता है और इस बार मैक्सिमम लेवल होता है 200। ऑफ कोर्स डुआन की ये सब देख के फट जाती है एंड वो गेम खेलना
स्टार्ट करता है। लगातार 24 घंटे तक वो गेम खेलता रहता है, बट उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। फिर क्या, गेम खेलते खेलते उसे 37 आवर्स हो जाते हैं। एंड इस बार तो ये बंदा पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि अपने काफी सारे लेजेंडरी आइटम खो चुका था। और फिर हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अगला पगला दीवाना लगातार 64 घंटे तक गेम खेलता रहता है, जहां पर इसने अपनी सारी सेविंग्स की माँ बहने कर दी होती है गेम्स में रेयर आइटम निकालने के लिए। बट इतना सारा पैसा फूकने के बाद भी इस बंदे के हाथ कुछ नहीं लगता। एंड सच में यार, मैं ऐसे बंदों के बारे में क्या ही कहूँ। ऐसे हम लोगों ने कई सारे नमूने देखे हैं जो कि फ्री फायर, पीजीएमआई पता नहीं कितना सारा पैसा उड़ा देते हैं एक छोटी सी खुशी के चक्कर में। एंड वो ये भी नहीं देखते कि उनके माँ बाप ने ये पैसा कितनी ज्यादा मुश्किलों से कमाया होगा। खैर, अगर स्टोरी पे हम लोग वापस आए तो हमें पता चलता है कि बंदा लगातार 144 घंटे से लगातार गेम खेल रहा होता है। एंड अब तक इसके हाथ घंटा कुछ नहीं लगा होता। एंड ऊपर से इसे तो अब सपने आने लगे होते हैं कि किस तरह से वो चियोल्वू नाम का पागल इसे आर्यन के सामने कुत्ते की तरह पीट रहा है। डुहान अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। एंड इसके सामने गेम में जो मॉन्स्टर था वो भी इसे बस हराने वाला था। बट तभी एक अचानक से कहीं से एक दूसरा प्लेयर आता है जो कि एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उस बंदे का लेवल होता है 200। एंड पता नहीं कैसे समहाउ वो बंदा डुहान के साथ टीम बनाने को राजी हो जाता है, क्योंकि अब तक डुहान के साथ किसी ने भी टीम नहीं बनाई थी, जस्ट बिकॉज उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन जा चुका था। हालांकि वो बंदा भी डुहान में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि गेम में उसका बैक कैरी कर सके, जिसमें कि वो लेजेंडरी आइटम रखता है। मतलब भाई की यहाँ पे भी कोई खास इज्जत है नहीं। डुहान गेम में उस बंदे के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे बोलता है थैंक यू हाइनेस, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। सच में यार, इसका हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। खैर, स्टोरी में और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कुछ और टाइम बाद का सीन, जहाँ पर डुहान फाइनली फायर किंग्स ग्रेट स्वॉर्ड जीत चुका होता है, वो भी इसी बंदे की दम पे। और हम देखते हैं फाइनली डुहान की किस्मत उसका साथ देती है, जहाँ पर वो एक नहीं बल्कि दो स्वॉर्ड जीत जाता है। एक वो स्वॉर्ड जो कि चियोल्वू ने मांगी थी, और ऊपर से फायर गॉड्स ग्रेट स्वॉर्ड भी उसे मिल जाती है, जो कि एक टियर 3 वेपन है। वो ये स्वॉर्ड बेच के काफी सारा रोकड़ा कमाने की सोच रहा था ऑफकोर्स गेम में, बट वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जिस बंदे ने उसकी मदद की थी उसे उसका एहसान चुकाने का भी आइडिया आता है। वो उस बंदे को फायर गॉड स्वॉर्ड दे देता है, क्योंकि भले ही वो एक लेजेंडरी आइटम था, बट वो चीज डुहान की कोई काम की थी नहीं। इसलिए वो अपनी टेबल से उठता है और फाइनली जा रहा होता है सोने के लिए, बट अचानक से वो वहीं पे गिर पड़ता है। एंड हमारे सामने काफी सारे न्यूज़पेपर्स के कटआउट आने लगते हैं, जिनमें लिखा होता है 18 ईयर बॉय डाइड बाय हार्ट अटैक। इसका मतलब साफ था, डुहान ने पिछले 7 दिन से अपनी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया था उसे उसका रिजल्ट मिला। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन एंड लैक ऑफ स्लीप की वजह से डुहान को हार्ट अटैक आ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं एंड वो अपने मरते हुए आखिरी शब्दों में कहता है, मॉम मुझे माफ कर देना आपसे पहले मरने के लिए। ये सब कुछ उस हरामखोर चियोल्वू की वजह से हुआ है, जिसने कि मुझे इतना ज्यादा पुश किया। मैं सच में मरते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। काश मैं उसे एक ऐसा श्राप दे सकता जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। बट रुको एक सेकंड, अगर मैं मर चुका हूँ तो फिर आखिर मैं सोच कैसे पा रहा हूँ? क्या ये सब कुछ बस एक सपना है? बट तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, जिस पे लिखा होता है प्लेयर डुहान हा, एंड उसका वहां पे लेवल लिख के आ रहा होता है, जो कि होता है एक सब्स्टिट्यूट पावरलेस गेम शटल। जिसे देख के डुहान कहता है, हाँ अब ये भी मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या ये वाकई में एक सपना है? एंड अगर वाकई में सपना है तो मरने से पहले इससे ज्यादा भी वाहियात चीज मेरे साथ और कुछ भी हो सकती है क्या? बट तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, वही एक हफ्ते पहले वाले सीन में जहाँ पर वो चियोल्वू से मार खाया था, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसके सामने खड़ी होती है वही खूबसूरत सी लड़की एरन जो कि उसके क्लास से जा रही होती है, और वो डुहान को थैंक यू कह रही होती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और तभी डुहान देखता है कि फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया है, जहाँ पर वो उस गेम में मर गया और उसका लेजेंडरी वेपन चला गया था। और तभी वो चियोल्वू नाम का बंदा पीछे से आके डुहान को बिल्कुल वैसे ही पटकता है टेबल पे, जैसे कि उसने लास्ट टाइम किया था। बट इस बार सीन अलग था। डुहान के सामने लगातार अलग अलग क्वेस्ट विंडो ओपन हुए जा रही थी, जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था कि डुहान हा एक प्लेयर है जिसने की क्वेस्ट विंडो को एक्सेप्ट किया है, एंड अब उसे कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बाद उसका पावर अप होगा। बट डुहान इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान होता है उस चियोल्वू नाम के बंदे पे। आई डोंट नो इस बंदे का नाम चियोल्वू है या चियोल्वू, जो कुछ भी है, बट ये एक नंबर का हरामखोर है। साले गधे कहीं के, तू आखिर तू खुद को समझता क्या है? तेरी वजह से मैं कितना ज्यादा सफर किया हूँ तुझे पता भी है। तेरी वजह से मैं पूरे एक हफ्ते तक नहीं सोया, लगातार गेम खेलता रहा, अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी, एंड एट लास्ट उसके बाद मुझे क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। साले ये सब तेरी गलती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डुहान ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि रियलिटी में तो वो चियोल्वू का घंटा कुछ नहीं कर सकता। एंड फिर से पुराने एक्शन का रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर चियोल्वू से टेबल से उठा के दे दनादन, इस बार उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं बट घूंसे बजा रहा था। एंड यहाँ पर बिल्कुल वही वाला सीन चल रहा था, रिश्ता वही बट सोच नहीं। डुहान पिट तो रहा था बट नए स्टाइल में, एंड पिटते पिटते भी डुहान के सामने लगातार ढेर सारी विंडोज पॉप अप होती जा रही थी। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डुहान का अच्छी तरह से फिर से कुत्ता बन चुका होता है। वो कांप रहा होता है, खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड तभी उस क्लासरूम का गेट खुलता है, जिसके पीछे से आती है एरन जो। एरन को देख के डुहान अपने मन में सोच रहा होता है, बस इसी की और कमी थी, ये आखिर वापस क्यों आई है? वो इतना सब भी अपने
मन में पूरी तरह सोच नहीं पाता, बट उससे पहले वो चियोलवू नाम का गधा उसके मुंह पे एक और मुक्का दे मारता है। डोहान इसे उड़ता हुआ सीधे जाके पीछे ब्लैक बोर्ड पे टकराता है। एरन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, आई मीन उस चियोलवू नाम के बंदे को, बट इस तरह के लोग लड़कियों की भी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करते। चियोलवू उसके बाल पकड़ के उससे कहता है, सब लोग तुझे पसंद करते हैं, तो क्या तू खुद को वाकई में गॉडेस समझने लगी है? आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। बट ये चीज डोहान से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि डोहान को अपनी पिटाई तो चलती है, बट अपने सामने किसी लड़की को असॉल्ट होते हुए देखना, ना 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 ना, ये अपना एमसी बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर क्या, डोहान अपनी जगह से उठता है एंड एक पंच प्रिपेयर करता है। वो चियोलवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो लाइफ में पहली बार किसी को पंच करने जा रहा था। चियोलवू आसानी से उसका पंच रोक लेता है एंड उसके मुंह पे एक और घुसड़ दे मारता है। बट तभी डोहान के सामने फिर से एक विंडो पॉप अप होती है, जिसपे लिखा होता है, एक्सपीरियंस पॉइंट हैज बीन कैलकुलेटेड, योर लेवल इज अपग्रेडेड, यू आर प्रमोटिंग टू द न्यू क्लास। एंड अब डोहान का नया लेवल होता है एक ऑनरेबल गेम शटल। मतलब क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पे भाई, बंदे का अपग्रेडेशन होके भी वो एक गेम शटल ही है। एंड ये अपग्रेडेशन यहीं नहीं रुकता, उसका एक्सपीरियंस पॉइंट दोबारा से बढ़ता है और उसका एक बार फिर से लेवल अप होता है, जहाँ पर उसका नया लेवल होता है सुपीरियर गेम शटल। मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का गेम शटल है। और फिर क्या, तभी डोहान की एक गेमिंग स्किल अनलॉक हो जाती है, जो कि वो गेम्स में यूज कर सकता था। और फिर क्या, इतना होते ही डोहान का जो उसकी बॉडी पे कंट्रोल होता है वो पूरी तरह से छूट जाता है और डोहान की बॉडी अपने आप ही चियोलवू के मुंह पे घूसे बजा देती है, एकदम नेक्स्ट लेवल। और भाई साहब क्या ही पैनल है ये। और फाइनली चियोलवू का कुत्ता बनाने के बाद डोहान जमीन पे गिर चुका होता है। उसे भी घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये उसके साथ हुआ क्या। हालांकि ये बंदा पूरी जिंदगी पिटाई है, तो ऑफ कोर्स इसे क्या ही समझ में आएगा कि इसने दूसरों को पीट कैसे दिया। एंड फिर से डोहान के सामने एक और विंडो खुलती है, जिसपे लिखा होता है, डू नॉट लुक सो सरप्राइज्ड, तुम नए लेवल पे पुश कर दिए गए हो। एंड जैसे जैसे अब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करते जाओगे, तुम्हारा लेवल अपग्रेड होता जाएगा। यू डिफीटेड मॉन्स्टर चियोलवू, दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर यू एंड यू रिसीव्ड 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस डोहान। हा एंड डोहान को फिर से एक नए गेम लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाता है। आर्यन डोहान से कहती है कि क्या तुम्हारे सर पे चोट लग चुकी है, तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी स्कूल नर्स को बुला के लाती हूँ। बट डोहान इनमें से किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि भाई के दिमाग में तो अलग ही चीजें चल रही होती हैं। वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले सडनली मेरी डेथ हो गई, उसके बाद मैं टाइम में पीछे आ गया और मेरे सामने अचानक से एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो गई, जो कि मुझे बिल्कुल वैसी स्किल्स दे रही है जो कि गेम्स में मैं यूज किया करता था बचपन में। जब मैं एक गेम एडिक्टेड बच्चा था, मैं हमेशा गेम फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ता था, जहाँ पर एक मेन हीरो को अचानक से बहुत सारी स्किल्स मिल जाती हैं, जिन्हें कि वो गेम्स की तरह यूज कर सकता था और उसकी मदद से वो सारे बुलीज को तोड़ के रख देता है। तो क्या सच में इसका मतलब मैं भी अब स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ? मतलब अब मैं एक बीस्ट हूँ जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता था। डोहान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, बट अचानक से उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, जिसपे लिखा हुआ होता है कि सब्स्टिट्यूट गेमर के स्पेसिफिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया गया है। डोहान हा के सारे स्टैट्स को लॉक किया जाता है। अब वो ना ही किसी स्किल का यूज कर पाएगा और ना ही किसी दूसरी चीज का। और कुछ देर पहले डोहान का जो लेवल 100 शो कर रहा था, वो भी अचानक से गिर के लेवल 1 पे आ जाता है। डोहान इन सब चीजों से शॉक हो ही रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, साली क्रेजी बास्टर्ड, आखिर ये मेरे साथ चल क्या रहा है? अगर तुम्हें मुझे स्टार्टिंग से इतना कमजोर बनाना था, तो तुमने मुझे ताकतवर ही क्यों बनाया? ये आखिर मेरे साथ किस तरीके का मजाक चल रहा है? बट तभी उसके सामने से अचानक से एक और विंडो पॉपअप होती है, जिसपे लिखा होता है कि उसने मॉन्स्टर चियोलवू को डिफीट कर दिया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक गोल्डन की दी जाती है। और कुछ ही सेकंड्स में डोहान के सामने एक गोल्डन की आ भी जाती है, जिसका डोहान को कुछ भी अता पता नहीं होता कि आखिर इसके साथ करना क्या है। जिसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोहान अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद कॉरिडोर में जा रहा होता है, जहाँ पर कुछ लौंडे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने चियोलवू को पीटा। बट उनमें से कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है कि डोहान जैसा कमजोर लौंडा भी किसी बुली को पीट सकता है। और उन सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये सब बस रूमर्स थे, बट ये सब चीजें डोहान पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, क्योंकि डोहान अपने मन में लगातार यही सोच रहा होता है कि आखिर उसे जो चाबी मिली है, उससे वो अपनी किस्मत का दरवाजा कैसे खोले। वो चाबी को लगातार देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार भी देखूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर मुझे इसे यूज कहाँ पे और कैसे करना है। और यही सब सोचते सोचते डोहान उस चाबी को अपनी जेब में रख लेता है और वो सीधे चलने लगता है वॉशरूम की तरफ। बट इससे पहले वो वॉशरूम के अंदर जा पाता, तभी सामने से एक और विंडो पॉपअप होती है, जिसपे लिखा होता है कि आज शाम को उसे एक डेंजरस इन्विटेशन आने वाला है एंड उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यही आज का क्वेस्ट है। बट इससे पहले डोहान ये सब खत्म कर पाता, एक और बंदा सामने से आता है और वो डोहान से टकरा जाता है, जिसके चलते डोहान और वो बंदा दोनों ही जमीन पे गिर पड़ते हैं। वो बंदा
खड़ा होता है और डोहान को सॉरी बोलते हुए कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन डोहान उस बंदे की शक्ल देख के शॉक में था क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा पिटा हुआ लग रहा था, उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। डोहान उसकी मदद करने के लिए कुछ टिश्यू पेपर लेने जाता है बट वो बंदा उसे मना करके वहां से भाग जाता है। डोहान को कोई भी आइडिया नहीं था कि जस्ट अभी उसके साथ ये हुआ क्या, लेकिन खैर जो भी हो, अब डोहान वॉशरूम जाने लगता है अंदर, और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है वहां पर एक और बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है जेमिन। ये भी एक 18 साल का स्कूल का लौंडा होता है जो कि डोहान के आते ही कहता है डोहान यहाँ पे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एंड डोहान की जरूरत लोगों को तभी पड़ती है जब उन्हें अपना गेम खिलवाना हो, और इसी के चलते डोहान कहता है कि क्या तुमने भी गेमिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन जेमिन कहता है नहीं भाई, मुझे गेम्स वेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है तू डोहान। क्योंकि भले ही किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो, भले कोई यकीन ना करे कि तूने चियोलवू को डिफीट कर दिया, बट मैं वहीं पे पीछे खड़ा था जहाँ पे मैंने सब कुछ देखा कि किस तरह से तूने उस हरामखोर चियोलवू का मुंह तोड़ दिया। मुझे सच में पता नहीं था डोहान कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट डोहान भाई साहब को तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, उसकी मन में फटी पड़ी थी। उसे लग रहा था कि ये चियोलवू का बदला लेने आया है क्योंकि उसे लग रहा था ये बंदा चियोलवू का दोस्त है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेमिन वेरी नेक्स्ट सीन में डोहान को अप्रोच करता है कि आज रात वो उसके साथ ड्रिंकिंग पार्टी पे चले जहाँ पर दूसरे हाई स्कूल की गर्ल्स भी आएंगी। बट ये सब कुछ डोहान के बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रहा था क्योंकि आज तक लॉन्डो ने सिर्फ उसे पीटा, धमकाया और गेम खिलवाया था, ना कि किसी ने उसे इनवाइट किया था अपने साथ चलने के लिए। इसलिए डोहान एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है जेमिन से, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो? जेमिन कहता है ऑफ कोर्स, और मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ हम दो के अलावा और कोई तीसरा है भी नहीं। डोहान ऑलरेडी अपने मन में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसे सामने से उस बंदे का ऑफर आ रहा था जो कि लगातार उसके बुली का दोस्त था। एंड तभी उसे याद आता है कि उसे सिस्टम विंडो ने भी आज ऐसा ही कुछ कहा था कि उसे एक बहुत ही डेंजरस इनविटेशन आने वाला है, कि उसे आज रात एक डेंजरस इनविटेशन मिलने वाला है एंड उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वही क्वेस्ट था। बट वो डेंजरस इनविटेशन में जो डेंजरस वर्ड था ना, उसके चलते डोहान की एकदम फट गई थी। वो बस कैसे भी जेमिन को मना करना चाहता था और ये बात टाल के घर को भागना चाहता था ताकि वो इन सब चीजों से बच सके और उसे पुलिस के चक्कर में भी नहीं पड़ना था। और ऐसा ही होता है। डोहान जेमिन को मना करते हुए कहता है कि आज मुझे अपनी ग्रैंडपा की कब्र पे जाना है क्योंकि आज उनका मेमोरियल है। हालांकि उसने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया होता है बट क्वेस्ट विंडो उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। जेमिन तो वहां से चला गया होता है बट अब उसे मिलने वाली थी कर्री वाली पेनल्टी, और तभी डोहान अपनी पैंट खोलता है सुसु करने के लिए, बट तभी उसके सामने से एक और विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है क्वेस्ट रिजेक्टेड, पेनल्टी विल बी गिवन। एंड इससे पहले डोहान और कुछ सोच पाता, उसके प्राइवेट पार्ट में एक अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है कि काफी सारे अफ्रीकन भैंसे एक एक करके लगातार डोहान के प्राइवेट पार्ट पे हिट करे जा रहे होते हैं, और ये सब देख के डोहान की हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी हम लोग देखते हैं दो लड़कों को जो कि वॉशरूम में बातें करते हुए आते हैं, बट तभी वो उन्हें आवाज आती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो देखते हैं डोहान हा को जो कि जमीन पे पड़ा हुआ चिल्ला रहा होता है क्योंकि पेनल्टी के चलते इस बेचारे की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट पे लगातार काफी सारे भैंसों का अटैक होता जा रहा था और ये डोहान की हालत खराब हो चुकी थी। डोहान जमीन पे लेटे लेटे ही सुसु कर रहा था, और सबसे कमाल बात तो ये थी कि ये पेनल्टी लगातार 60 मिनट तक चलने वाली थी। डोहान बेचारे से ये चीज 60 सेकंड तक नहीं संभाली जा रही थी। 60 मिनट तो बहुत दूर की बात है। एंड अब डोहान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे डोहान मिलने आ चुका होता है जेमिन से। हालांकि इस पूरे टाइम पे डोहान की फटी पड़ी होती है बट वो कैसे भी करके जेमिन से हाय बोलता है, लेकिन पेनल्टी के बाद डोहान की हालत और भी ज्यादा पतली हो चुकी होती है। उसे जेमिन भी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा होता है अपने सामने। एंड डोहान माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने ग्रैंडपा को कॉल लगा लेता है। हाँ, उसी ग्रैंडपा को जिसकी कब्र पे आज इसे जाना था। मतलब इस बंदे ने एक मरे हुए इंसान को फोन लगा दिया। अगले सीन में वो लड़कियां भी वहां पे पहुंच जाती हैं जिन्हें कि जेमिन ने यहाँ पे इनवाइट किया होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोहान और वो सारी लड़कियां साथ में जेमिन उसी क्लब में आ चुके होते हैं जिस क्लब में आज रात ने पार्टी करनी थी। उन सुंदर सुंदर सुंदरियों को देख के डोहान के मन में लगातार लड्डू फूट रहे होते हैं। एंड वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ये गर्ल्स पसंद आई, बल्कि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इन्हें रिजेक्ट करता तो ये बहुत ही ज्यादा रूड होता। बट डोहान एक चीज नहीं समझ पा रहा होता है कि टेबल पे इतना सारा खाना और एल्कोहल रखी है, आखिर इसका बिल कौन देगा क्योंकि ये सब तो एक हाई स्कूलर्स हैं। बट तभी जेमिन डोहान से कहता है कि उसके फ्रेंड का भाई यहाँ पे काम करता है तो वो पैसे वैसे की चिंता ना करे और खूब सारा एंजॉय करे। जेमिन डोहान से पूछता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा शराब पी सकता है। डोहान उस बेचारे ने आज से पहले कभी कुछ नहीं पिया होगा, और यही चीज डोहान कहता भी है कि मैंने आज से पहले कभी शराब नहीं पी इसलिए मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वो लगातार अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जेमिन लौंडा इतना भी बुरा नहीं है जितना शायद मैं समझ रहा था क्योंकि ये मेरा बिल भी पे कर रहा है। बट तभी जेमिन अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। वो कहता है मेरा वॉलेट यहाँ पे आने ही वाला होगा तो कोई भी बिल की चिंता मत करो, जो चाहे वो ऑर्डर करो, आज की ट्रीट मेरे वॉलेट की तरफ से है। हालांकि डोहान अपने मन में कंफ्यूज था कि ये बार बार जो अपना वॉलेट कह रहा है आखिर वो है कौन। डोहान पीछे पलट के देखता है एंड वो देखता है जिहान को, और ये वही बंदा होता है जिससे कि आज सुबह डोहान स्कूल में टकराया था। हालांकि ये बंदा इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में लग रहा होता है ना कि पूछो ही मत। और तभी डोहान को याद
याद आता है कि जब ये बंदा वॉशरूम से बाहर निकला था तब इसकी नाक से खून निकल रहा था। इसका मतलब साफ था कि जैमिन ने इसे अच्छे से ठोका पीटा होगा। वो जियान को धमकाते हुए बोलता है कि अगर साले तुझे मरना नहीं है तो चुपचाप अपना बटवा सामने रख दे। एंड ये सब कुछ देख के डोहान की तो बिल्कुल लिटरली फट के हाथ में आ चुकी होती है। जैमिन जिहान को अपने साथ बैठाता है एंड उसे भी अल्कोहल ऑफर करता है, बट जैमिन हरामखोर जिहान की गिलास में अल्कोहल डालने की जगह उसके पैंट पे डाल देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुझे आज व्हाइट पैंट पहन के नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तूने सुसु कर ली है। एंड जिहान भी यहाँ पे कुछ नहीं कहता, वो बेचारा कह भी क्या सकता था, अगर कुछ कहेगा तो पिटेगा, तो वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है जो कि ऑफ कोर्स उसकी नहीं होती। वो कहता है हाँ शायद मुझे व्हाइट पैंट पहन के नहीं आनी चाहिए थी। ये सब कुछ डोहान देख रहा होता है एंड उसे अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस याद आ रहे होते हैं कि किस तरह से लोगों ने उसके साथ भी सेम यही चीज की थी। एंड ये सब सोच सोच के डोहान का दिमाग खराब हो चुका होता है। एंड सामने जो सुंदर सी कन्या बैठी होती है, आई मीन ये सीधी सादी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये कहती है आखिर इस लूजर को किस चीज के दौरे पड़ रहे हैं। बट इस मूड को लाइट करने के लिए जैमिन गाना गाने की डिसाइड करता है। एंड बस वो गाने वाला नहीं था, वो साथ में नचवाने वाला भी था, वो भी जिहान को। और जब एक सामने बैठी हुई लड़की उसे ये करने के लिए मना करती है तब वो कहता है अरे नहीं नहीं, जिहान को तो डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों, मैंने सही कहा ना जिहान। और बेचारा जिहान यहाँ पे कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर वो मना करता तो जैमिन उसका मार मार के भरता बना देता। एंड ऑफ कोर्स डोहान को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो वहां से निकलने की डिसाइड करता है। वो जैमिन से कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, बट वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि बाथरूम के बहाने मैं कैसे भी यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि डोहान को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जैमिन उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि डोहान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे ही उसे रियलिटी पता चलेगी वो डोहान का भी मार मार के कुत्ता बना देगा। और वो अपने मन में डिसाइड करता है कि मैं बाथरूम का पीछे वाला दरवाजा खोल के कैसे भी इस होटल से बाहर निकल जाऊं। बट डोहान ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे लगातार जिहान की याद आ रही होती है। एंड एज कम पे वो जिहान की जगह अपने खुद को रख के देख रहा था। एंड जो कि डोहान खुद भी ये सब कुछ सर्वाइव कर चुका होता है, इसलिए उसे जिहान से काफी ज्यादा सिंपैथी होती है। वो वापस से उसी कैरियोके के उसी कमरे में जाता है जहाँ पर ये जैमिन वगैरह लोग बैठे होते हैं। वो गेट खोलता है और सामने देखता है कि जिहान की पैंट उतर चुकी है। डोहान जैमिन से कहता है कि इस बंदे की पैंट कहाँ है। जैमिन कहता है कि इस बंदे की पैंट गंदी हो गई थी इसलिए मैंने उसे धोने डाल दिया है और तुम ज्यादा हाइपर मत हो क्योंकि मैंने उसे ये सब पूछ के किया है। बट डोहान को तो पता था कि इसने कुछ भी पूछा नहीं होगा, बल्कि इसका जो मन आया होगा इस सुअर ने वही किया होगा। डोहान जैमिन से जिहान की पैंट मांगने की कोशिश करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चुपचाप मुझे वो चीज दे दे। बट इससे पहले डोहान पूरा सेंटेंस खत्म कर पाता पीछे से गेट खुलता है और वो देखता है लोगन ली को। लोगन ली से मेरा मतलब इन दी सेंस क्योंकि ये बंदा काफी हद तक लोगन ली जैसा ही लग रहा होता है। इसके पूरे शरीर पे खून के थप्पे लगे होते हैं और इसके टैटू भी बिल्कुल लोगन वाली वाइब दे रहे होते हैं। ऐसे हट्टे कट्टे बंदे को अपने सामने देख के डोहान की तो एकदम हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा पिछले 10 साल से किसी गैंग में काम कर रहा है। आखिर ये हाई स्कूलर किस एंगल से लग रहा है और आखिर इस बंदे के ऊपर खून के धब्बे क्यों लगे हुए हैं, आखिर किस तरह का काम कर रहा था यहाँ आने से पहले। बट इसी बीच जैमिन डोहान से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे मांग क्या रहे थे डोहान। एंड डोहान हड़बड़ाने लगता है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि डोहान को अच्छे से पता था कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो ये पीछे खड़ा हुआ जंगली सुअर उसे जान से मार डालेगा। डोहान अचानक से हड़बड़ाते हुए कहता है माइक। जैमिन मुझे माइक चाहिए, मेरा गाना गाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। एंड जैसे ही जैमिन डोहान को माइक देता है उसके सामने अगेन क्वेस्ट विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है चेन क्वेस्ट विल बी स्टार्ट नाउ। और इस बार जो डोहान का क्वेस्ट होता है उसमें लिख के आ रहा होता है कि उसे इसी माइक से जैमिन का सर फोड़ना है, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। एंड अगर डोहान ऐसा नहीं कर पाया तो फिर से उसे वही पेनल्टी मिलेगी जो कि उसे लास्ट टाइम मिली थी। में हम लोग देखते हैं जैमिन को जो कि मेंचून नाम के सांड से कह रहा होता है वो मेंचून तुम तो सच में एक किलर लग रहे हो। तभी मेंचून इस बात का रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ ये बात तो सच है कि मैं एक किलर जैसा लग रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रहा था मैं कुछ लोगों के साथ डील कर रहा था और उन्हीं का खून मेरे कपड़ों पे लग गया। खैर इसे क्या हुआ, तू वॉशिंग मशीन की तरह हिल क्यों रहा है साले, हमारे स्टोर वालों ने अब तुझे एक नई पैंट भी दे दी है, क्या तुझसे कुछ नहीं है। और ये सब वो बोल रहा होता है जिहान को। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेचारे जिहान की इन लोगों ने कुर्सी बना दी होती है और ये सांड उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और ऊपर से ये सांड कह रहा होता है कि अगर तूने मुझे गिराया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और ये सब कुछ देख के जैमिन काफी मजे ले रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है सच में यार इससे ज्यादा फनी चीज मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सर्कस में आया हुआ हूँ। बट इन सब चीजों का कोई भी फर्क हमारे लॉन्डे डोहान पे नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि एक तो उसे ऐसा क्वेस्ट मिला था जिसमें उसे जैमिन का सर फोड़ना था और ऊपर से उसकी ऑलरेडी फटी पड़ी थी इस लोगन ली को देख के। वो बस अपने मन में ये दुआ कर रहा था कि वो कैसे भी इस जगह से बाहर निकले। और तभी ये पिग उसके पास आते हुए बोलता है यार बाकी सब बातें हम लोग बाद में करेंगे लेकिन मुझे
मुझे पहले ये बताओ, क्या अपना च्योलवू वाकई में इस ढक्कन से हार गया? यार ये तो मुझे देखने में बस हड्डियों का ढांचा लग रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी जैमिन इसकी बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, अरे ना 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 भाई, डोहान वाकई में स्ट्रॉन्ग है। इस बंदे के पास जितनी स्ट्रेंथ है ना, उतनी लिटरली हमारी गैंग में किसी के पास नहीं होगी। ऑन दी अदर साइड हमारा लौंडा डोहान तो लगातार इसी कश्मकश में पड़ा होता है कि अगर उसने जैमिन का सर फोड़ा तो ये लोग उसे जान से मार डालेंगे, एंड अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी वाले भैंसे से छोड़ने वाले नहीं है। वो बस लगातार ये सोच रहा होता है कि जिस तरह से उसने च्योलवू का मुंह फोड़ा था, अगर वो उसी स्किल को दोबारा से यूज कर सके तो वो इस सिचुएशन को इजीली डील कर सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो इस स्किल को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये स्किल लॉक्ड थी। जहाँ डोहान ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी जैमिन उससे पूछता है, ओए डोहान, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। अगर तू वाकई में स्टार्टिंग से इतना स्ट्रॉन्ग था तो तू आखिर उस च्योलवू नाम के गधे से इतना ज्यादा बुली क्यों होता था? क्योंकि अगर तू चाहता तो तू अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उसे पहले भी नॉकआउट कर सकता था। आखिर तू उससे इतना ज्यादा परेशान होता ही क्यों था? अब ऑफ कोर्स डोहान ये नहीं बता सकता था कि उसने किसी गेमिंग स्किल का यूज करके च्योलवू को हराया है, तो वो कुछ बहाना मारने का ट्राई करता है। बट इसी बीच जैमिन फिर से बोलता है, हाँ शायद तुम्हारे अपने रीजंस होंगे, एंड मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि मुझे तुम वो सब बताओ, लेकिन चलो छोड़ो ये सब बातें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। जितना कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उन सब बातों को तुम पीछे छोड़ो और आके हमारी गैंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें सच में तुम्हारी ताकत की जरूरत है। एंड अगर तुम वाकई में हमारे साथ जुड़ जाते हो ना, तो हम लोग सच में पूरी ग्वाना डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर ले लेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। जहाँ पे ये ऑफर काफी अच्छा था तो डोहान इस पे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लौंडा सोच समझ के जवाब देगा। वो बस अपने मन में सोच रहा होता है कि ये गधा आखिर बोल क्या रहा है। रियलिटी में ग्वाना डिस्ट्रिक्ट कोई मजाक नहीं है कि इसे जैसे चाहे कोई भी आगे कब्जा कर ले। ये साला खुद मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। डोहान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जैमिन फिर से कहता है, डोहान तुम चिंता मत करो, ये सब काम हम तुमसे फ्री में नहीं करवाने वाले। हम तुम्हें सिगरेट, अल्कोहल, पैसा, लड़कियां, तुम जो बताओगे हम तुम्हें वो देंगे। तुम्हें वो हर लग्जरी मिलेगी जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हें हमारे साथ जुड़ना है, तुम्हें बस एक बार हाँ कहना है। डोहान कोई लालची लौंडा नहीं था, वो इन सब चीजों पे नहीं फिसलने वाला। वो साफ साफ कहता है कि उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ गेम्स में है। एंड वो इससे ज्यादा भी और कुछ बोले, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इन जैसे बुलीज के साथ नहीं घूमना चाहिए जो कि दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन जैमिन दोबारा से कहता है कि डोहान तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम क्या अपनी पुरानी लाइफ फिर से जीना चाहते हो, एक गेम शटर बन के, जहाँ पे लोग आके तुम्हें बुली करते थे, सब्स्टिट्यूट गेमर बना के रखते थे। सोच डोहान सोच, अगर तू हमारे साथ जुड़ जाता है तो तू उन सभी बुली से बदला ले सकता है जिन्होंने कि तुझे पास्ट में हरेस किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तू खुद भी एक बुली बन जाएगा और तू जो चाहे वो दूसरों से करवा सकता है। और इतना सब बोल के जैमिन तो वहां से चला जाता है। एंड इन बातों ने डोहान के मन में एक गहरा इंपैक्ट छोड़ दिया होता है, क्योंकि डोहान भले ही चीजों के नाम पे ना फिसले, बट वो भी अपनी इस लूजर वाली लाइफ से तंग आ चुका था, एंड वो भी इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहता था। खैर डोहान इस ऑफर के बारे में और कुछ सोचता, तब तक जिहान उसे इंटरप्रेट करते हुए कहता है, डोहान मेरे पास तुम्हारी एक चीज है। दरअसल जब तुम सुबह मेरे से टकराए थे तब मेरे पास तुम्हारी एक चाबी आ गई थी गलती से, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया और अपना समझ के उठा लिया था। और ये वही की होती है जो कि डोहान को रिवॉर्ड में मिली थी च्योलवू को डिफीट करने के बदले। डोहान थैंक यू बोलता है, बट जिहान उसका थैंक यू नहीं सुनता। वो सीधे बात काटते हुए कहता है, डोहान मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हें जैमिन जैसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। और जब डोहान उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, तब वो कहता है कि तुम मुझे एक बुरे इंसान नहीं लगते, अनलाइक द जैमिन और वो जो सांड वहां पे घूम रहा है उसकी तरह। और ये सुन के डोहान को भी रियलाइजेशन होता है कि वो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले कैसा बनने जा रहा था, वो आखिर करने क्या जा रहा था। लेकिन इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसके सामने अचानक से सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। इसका मतलब साफ था कि अगर डोहान ने 3 मिनट के अंदर जैमिन का सर नहीं फोड़ा तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और डोहान जिसकी ऑलरेडी अच्छे से फटी पड़ी थी, ये सब पढ़ के उसकी और बुरी तरह फट जाती है। वो बैठे बैठे अपनी जगह पे शेक करने लगता है, आई मीन कांपने लगता है। बट डोहान के अंदर भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो गर्ल्स के सामने इस कंडीशन में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो एक फोन कॉल का बहाना बना के वहां कमरे से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट सीन में हम लोग डोहान को देखते हैं, डोहान एक स्टाफ रूम में होता है जिसके ऊपर स्टोर रूम भी लिखा हुआ होता है। और वहां पे डोहान एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड था अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए। जहाँ पर उसके मुंह से आवाज ना आए इसलिए उसने मुंह में एक कपड़ा घुसेड़ रखा होता है, अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा होता है और पैरों को फैला रखा होता है। सिस्टम विंडो लगातार उसके सामने पॉपअप होती जा रही थी, जिसपे लिखा होता है 30 सेकंड, 29 सेकंड, 28 सेकंड। टाइम लगातार कम होता जा रहा था और डोहान की फटती जा रही थी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उसी पार्टी का सीन जहाँ पे वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं इस मोटे को, जिसका नाम मैं खुद भूल चुका हूँ, इसे अचानक से गाना गाने का मन करता है। ये गाने के लिए माइक मांगता है, बट माइक यहाँ पे नहीं होता ना। सीन शिफ्ट होता है जैमिन पे, जो कि बाथरूम से जस्ट बाहर निकल के आया होता है। एंड ये कहता है, यार मेरा पेट कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, पता नहीं मैंने आखिर क्या खा लिया था। पर इस बंदे का पेट नहीं, अभी इसका बहुत कुछ खराब होने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डोहान को, जो कि माइक लेके जस्ट इस पीछे ही खड़ा होता है। एंड वो इसी माइक से इतना जोर का स्ट्राइक करता है ना जैमिन के सर पे कि जैमिन लिटरली अपने मुंह से विमल थूक देता है और थोड़ी दूर जाके गिरता है और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड सच में यार मैं भी यहाँ पे डोहान के साथ फुल्ली एग्री करूंगा, क्योंकि डोहान ने जो किया ना भाई, इसे करने के लिए सच में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। डोहान चाहे तो यहाँ से जा सकता
सकता था क्योंकि उसका क्वेस्ट फाइनली पूरा हो चुका था। बट वो सोचता है कि आखिर जिहान का क्या होगा अगर वो यहाँ से चला गया, क्योंकि वो टैटू वाला पिग अभी भी उसी कमरे में होता है जिसमें जिहान था। एंड डोहान जानता था कि अगर जैमिन जल्दी वापस नहीं गया तो वो पिग पक्का जिहान के साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा। एंड तभी इस पिग को इसके फोन पे एक मैसेज आया होता है जो कि सेंड किया होता है जैमिन ने, और उसमें गाली लिखी हुई थी, वो भी एक दो नहीं बल्कि भर भर के एकदम पेल के, जिसे देख के इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। और ये सब गालियां लिखी होती है हमारे डोहान ने, जो कि बैठा होता है जैमिन के ऊपर जैमिन का फोन लेके, और वो लगातार इस पिग को भड़काया जा रहा था जैमिन के खिलाफ। एंड डोहान ये सब सोच के अपने मन में खुश हो ही रहा होता है। बट तभी जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है वो सुअर इसी के जस्ट पीछे खड़ा होता है। एंड लिटरली इस बंदे को देख के भाई डोहान की फट के हाथ में आ जाती है, और ऊपर से इस मॉन्स्टर की कस के सनक चुकी होती है क्योंकि डोहान ने इसे तगड़ी तगड़ी गालियां लिख के भेजी थी। एंड तभी डोहान के सामने अगेन एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है इमरजेंसी क्वेस्ट। तुम्हें फटाफट से फाइट के लिए तैयार होना होगा क्योंकि तुम्हें इस मेंचियोक ह्यूग नाम के मॉन्स्टर को डिफीट करना है। इसके साथ तुम्हारी फाइट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। बट इससे पहले डोहान हमारा कुछ कर पाता, भाई ये बंदा उसे लात दे मारता है। डोहान रोल होते हुए जाता है और सीधा एक दीवार में टकराता है। ये पिग उसे उठाते हुए कहता है, साले तुझे एक चीज पता होनी चाहिए थी कि जैमिन जब भी पीता है वो कभी किसी को मैसेज नहीं करता, सीधा फोन कॉल करता है। खैर तू इस बात को जान के करेगा भी क्या, क्योंकि तू आज यहाँ पे मरने वाला है। और ये कहते हुए डोहान पे एक बहुत ही जबरदस्त मुक्का दे मारता है जिससे कि डोहान की नाक फूट जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। डोहान इस मुक्के के फोर्स से पीछे जा रहा होता है, तभी ये बंदा इसका सर पकड़ता है और कस के एकदम चांटे पे चांटे बजाने लगता है डोहान के मुंह पे। भाई लिटरली यार इसने डोहान के मुंह का तो एकदम पराठा बना दिया होता है। वो डोहान को पीटते हुए कहता है, साले तू तो घंटे का स्ट्रॉन्ग नहीं है, आखिर जैमिन तेरे पीछे इतना ज्यादा पागल क्यों था, और इस जैमिन को क्या हुआ, ये वहाँ पे लेट के आके सो क्यों रहा है। लेकिन जैसे ही ये बंदा माइक पे आया हुआ डेंट नोटिस करता है, ये समझ जाता है कि डोहान ने जैमिन को माइक की मदद से नॉकआउट किया है। एंड ये देख के ये बंदा कहता है कि साले तू सच में एक कायर है जिसने कि पीछे से हमला करके जैमिन का सर फोड़ दिया। और इतना सब सुनते ही ये बंदा शांत तो नहीं रहने वाला होता है। ये डोहान को फेंक के मारता है सीढ़ियों पे, जिससे कि डोहान नीचे जाके गिरता है। तभी डोहान के सामने डोहान की जेब से वो चाबी, गोल्डन चाबी निकल के गिरती है जो कि डोहान को एक रिवॉर्ड के रूप में मिली थी चियोलवू को हराने के बाद। डोहान उस चाबी को उठाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर वो इस चाबी को लगाए कहाँ, आखिर इसका यूज कैसे है। एंड तभी डोहान के सामने अगेन सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है शुडंट अ की फिट इन अ की होल। तभी डोहान के सामने एक की होल अपीयर होता है जिसपे काफी सारी स्किल्स भी थी, बट हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एंड सबसे टॉप पे होती है वही स्किल जिसका यूज करके उसने चियोलवू का मुंह फोड़ा था। डोहान उस चाबी को उस की होल में डालता है एंड उसे अनलॉक करता है। एंड अचानक हमें दिखाई देती है काफी सारी लाइट, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेंचियोक को जो कि जैमिन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। बट सडनली वो पीछे नोटिस करता है कि उसके पीछे डोहान खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर डोहान फुल्ली ऑरा फार्मिंग कर रहा था क्योंकि उसके पीछे से कंप्लीटली धुआं निकल रहा था। I mean, उसके पीछे से धुआं नहीं निकल रहा था, दरअसल वहाँ का एटमॉस्फेयर ही काफी ज्यादा क्लाउडी और शाइनी हो गया था। एंड डोहान के सामने अगेन एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है अगर डोहान ने मेंचियोक के साथ फाइट अवॉइड की तो उसे फिर से पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड इसी सिचुएशन में डोहान एंड मेंचियोक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर मेंचियोक तो फुली एक्साइटेड होता है डोहान का कुत्ता बनाने के लिए। एंड अगले ही मूवमेंट ये दोनों ही बंदे एक दूसरे की तरफ चार्ज इन कर देते हैं, जहाँ पर मेंचियोक तो हंसते हुए अपना मुक्का प्रिपेयर कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ डोहान भी जो कि सीढ़ियों से लगातार नीचे आ रहा होता है, उसके जूतों से भी कंप्लीटली लाइटनिंग निकल रही होती है। एंड यहाँ का ऑरा फुल्ली एकदम 1000+ जा चुका होता है। डोहान की थोड़ी सी बैक स्टोरी के साथ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डोहान बचपन में भी एक गेम शटल ही था, जहाँ पर वो बचपन से ही अपने यूनिक प्ले स्टाइल और गेमिंग स्किल्स के चलते काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट इसी एबिलिटी के चलते जो दूसरे बुलीज थे वो डोहान को काफी ज्यादा तंग किया करते थे और उससे अपने लिए गेम खिलवाया करते थे। एंड हमें सीन में ऐसा ही दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर काफी सारे लौंडे बात कर रहे होते हैं कि किसी लड़के ने यहाँ पर गेम्स में 38 की स्ट्रीक बना ली है, यानी कि उसने लगातार 38 मैचेस जीते हैं एंड उस बंदे को कोई भी हरा नहीं पा रहा। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा डोहान ही होता है, जिसके गले पे एक कुत्ते वाला पट्टा बंधा होता है, जिसे कि एक लड़का पकड़ के साइड में खड़ा होता है और वो डोहान को कह रहा होता है कि शाबाश मेरे कुत्ते, अब तुम्हें बस 2 मैच और जीतने हैं, उसके बाद हमारी स्ट्रीक 40 की बन जाएगी। एंड हमें डोहान के थ्रू पता चलता है कि बचपन में उसके पास जो सबसे खतरनाक स्किल थी जिसे वो गेम में यूज किया करता था, उसका नाम था फैल्कन स्ट्राइक। एंड वो स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सिर्फ एक बार यूज करने से ही सामने वाला अपोनेंट ढेर हो जाता था, जहाँ पर हमारे कैरेक्टर को उसे यूज करने के लिए हवा में काफी ऊपर जंप करना पड़ता था। खैर ये सब तो रही गेम की बात, बट अब डोहान ये स्किल रियल लाइफ में भी यूज कर सकता था क्योंकि अब सिस्टम ने उसे ये स्किल रियल लाइफ में प्रोवाइड कर दी थी, जहाँ पे अब इसका नाम होता है फैल्कन ड्रॉप और इसके लिए माना कॉस्ट होती है 120 पॉइंट्स, जो कि डोहान इकट्ठा कर चुका था। एक ताकतवर किक जो कि दुश्मन को सिर्फ एक ही बार में नॉकडाउन कर सकती थी, और कमाल की बात अब डोहान इसका यूज रियल लाइफ में भी कर सकता था। और डोहान मेंचियोक की तरफ चार्ज इन करते हुए लगातार अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी तरफ कितना ज्यादा पावरफुल
पावरफुल पंच फेंकने वाला है या फिर इसका वजन और मेरे वजन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बट अगर मेरे पास ये स्किल है तो मैं इस फाइट को इजीली जीत सकता हूँ। एंड इससे पहले ये दोनों बंदे आपस में भिड़ते तभी डोहान के सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है इनसफिशिएंट माना। एंड इससे पहले अपना डोहान और कुछ सोच पाता उसके मुंह पे मेंचियोन का कमाल का पंच आके पड़ता है जिससे कि डोहान दूर उड़ता हुआ जाता है और मेंचियोन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तू साले एक मच्छर की तरह है जो कि लगातार मेरे आसपास भिनभिनाए जा रहा है बट तेरे बस की कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ था अपना डोहान जो कि जमीन पे पड़ा पड़ा इस सिस्टम को गालियां दे रहा था कि अगर सिस्टम को इस स्किल को लॉक ही करना था माना इनसफिशिएंसी की वजह से तो उसने वो स्किल इसे दी ही क्यों। जहां पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि फैल्कन ड्रॉप किक को यूज करने के लिए डोहान को कम से कम माना पॉइंट्स चाहिए होंगे 120 बट डोहान के पास जो माना पॉइंट्स है वो है अभी 100। इट मींस ये डिफरेंस काफी कम था। तो अभी उसे एक और चीज याद आती है कि उसने जस्ट थोड़ी देर पहले एक और क्वेस्ट कंप्लीट किया था जहां पर उसने जेमिन का सर फोड़ा था माइक से एंड उसके बदले भी उसे एक रिवॉर्ड पक्का मिला होगा। एंड डोहान को ये चीज अच्छे से पता थी कि जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसी जगह मिलता है जहां पर क्वेस्ट को कंप्लीट किया जाता है एंड अगर वहां पे रिपोर्ट होगा एंड अगर उसे रिवॉर्ड मिला है तो रिवॉर्ड वहीं पे होगा जहां पे उसने जेमिन को नॉकडाउन किया था यानी कि फ्रंट ऑफ रेस्ट रूम। बट इससे पहले डोहान आगे जा पाता मेंचून उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड उसे पीछे की तरफ खींच के बोलता है कि साले आखिर तू भाग कहां रहा था, ये फाइट पहले तूने स्टार्ट की थी। वो लगातार डोहान पे घूसे बजाए जा रहा था एंड उसके बाद उसने डोहान को उठा के जमीन पे पटक दिया। एंड डोहान को भी पता था कि उसकी बॉडी अब लिमिट्स तक पहुंच चुकी है इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि कम से कम वो इस फाइट को थोड़ी देर के लिए तो अवॉइड कर सके। बट मेंचून उसे दोबारा से पकड़ लेता है और वो उसका सर पकड़ के डोहान को एक एलिवेटर लिफ्ट पे दे मारता है। डोहान के नाक मुंह कान हर जगह से खून निकल रहा था और डोहान इसके बाद जमीन पे गिर पड़ता है जिसके बाद मेंचोक अपना पैर उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है कि साले जब तू लड़ नहीं सकता तो तू आखिर बार बार खड़ा क्यों हो रहा है। बट तभी डोहान जो कि जमीन पे एक कॉकरोच की तरह चिपका हुआ होता है वो हंसने लगता है एंड मेंचून को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर डोहान हंस किस बात पे रहा है क्योंकि यहाँ पे तो उसका कुत्ता बना पड़ा है। एंड तभी डोहान कहता है क्या तुझे लगता है मैंने तुझसे पंगा लिया और मैंने ये सब बिना किसी प्लान के किया था, मेरे पास पहले से एक सॉलिड प्लान था। एंड तभी मेंचून कोई चीज नोटिस करता है कि उसके पीछे लगा हुआ एलिवेटर उस पे लगातार नंबर्स चेंज हो रहे थे। इसका मतलब साफ था एलिवेटर को पकड़ के कोई बंदा ऊपर आ रहा था या फिर बंदा या फिर कहे बंदे। जिसके बाद अचानक से पीछे एलिवेटर खुलता है और डोहान चिल्लाते हुए कहता है सबको इस भैंसे पे हमला करो, ऐसे छोड़ना मत, एक साथ हमला करो, हम इसे एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। एंड ये सब देख के मेंचून की तो लिटरली यहाँ पे फटके हाथ में आ गई होती है, उसके पसीने छूटते हैं, वो फटाफट पीछे पलट के देखता है और तभी वो देखता है कि एलिवेटर में तो कोई नहीं है, डोहान ने उसे पागल बना दिया। दरअसल जब मेंचून ने डोहान को दीवार पे पटका था तब डोहान ने वहां पे एलिवेटर की बटन प्रेस कर दी थी एंड इस चीज से मेंचून एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया और इतना ही टाइम काफी था डोहान के लिए वहां से भागने में। डोहान वहां से फटाफट निकलता है और किसी सेफ जगह जाने की कोशिश करता है बट तभी वो गलती से लिबड़ के गिर जाता है। वो अपने मन में लगातार बस यही सोच रहा होता है कि मुझे खड़ा होना होगा और मुझे किसी सेफ जगह जाना होगा जहां पर मुझे रिवॉर्ड मिल सके। एंड अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो ऑफ कोर्स इस भैंसे को तो नहीं हरा पाएगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं उसी मोटे को जो कि पीछे से गेट तोड़ के आ रहा होता है एकदम भयंकर स्माइल देते हुए। आई मीन ये स्माइल तो नहीं दे रहा बट इसकी शक्ल देख के भाई किसी के भी 12 बज सकते हैं। वो डोहान से कह रहा होता है अबे साले कुत्ते के बच्चे तू वहीं पे रुक, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ही अब वो यहाँ से भाग सकता था और ना ही वो यहाँ पे रुक सकता था। बट तभी डोहान के सामने अगेन सिस्टम विंडो पॉपअप होती है एंड डोहान को मिल चुका होता है उसका रिवॉर्ड जो कि उसे जेमिन के सर फोड़ने के बदले मिला था और इस बार उसे मिली होती है एक ब्रॉन्ज की। डोहान अपने मन में सिस्टम को थैंक यू भी बोलता है और साथ में गालियां भी सुनाता है कि साले ये सिस्टम मुझे 2 मिनट पहले नहीं दे सकता था क्या। रुको एक सेकंड कैरेक्टर स्टैट्स जल्दी मेरे सामने आओ। और डोहान कितना बोलती, कैरेक्टर स्टैट्स उसके सामने ओपन हो जाते हैं जहां पर एक की होल भी होता है एंड डोहान वहां पे अपनी की यूज करता है। ऑन दी अदर साइड वो भैंसा डोहान के लगातार नजदीक आ रहा होता है जिसे देख के डोहान की ऑलरेडी फट चुकी होती है और डोहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे उस स्किल को यूज करने के लिए बस अपना माना बढ़ाना होगा, वो भी ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। जहाँ पे डोहान चिल्ला के कहता है माना पॉइंट्स, मुझे माना पॉइंट्स चाहिए। और इसी के साथ ये दोनों ही बंदे अगेन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं बट इस बार चीजें काफी अलग होने वाली थी क्योंकि डोहान अपनी स्किल्स यूज कर सकता था। एंड इसके बाद मेंचून डोहान पे पंच थ्रो करता है बट डोहान उसका पंच डॉज कर लेता है और उसी की थाइस का सपोर्ट लेके हवा में उछलता है और इतनी सेक्सी किक मारता है ना भाई इस गैंडे के सर पे, क्लास एक्सक्लूसिव किक द फैल्कन स्ट्राइक, फैल्कन ड्रॉप। और ये ड्रॉप पड़ता है सीधे मेंचोक के सर पे एंड इसके साथ मेंचोक की दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसके नाक से मुंह से खून आने लगता है और मेंचोक इसी के साथ जमीन पे गिर के नॉकआउट हो जाता है। डोहान के सामने अगेन एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है यू डिफीटेड द मॉन्स्टर मेंचोक ह्यूक। एंड इतना सब करने के बाद भी डोहान अपने घुटनों पे आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी पिट चुका था आज सुबह से लेके अभी तक और ऊपर से वो लगातार 2 स्किल का यूज भी कर चुका था। एंड इन सब चीजों ने उसकी बॉडी को पूरी तरह
एग्जॉस्ट कर दिया था। जहाँ पे डोहान अपने मन में सोच रहा होता है, वो मैं तो काफी ज्यादा कूल हूँ, बट एक सेकंड, इन स्किल्स को यूज करने के चक्कर में मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है मेरा पैर तो गया काम से। एंड इसी के साथ डोहान के सामने एक और रिवॉर्ड ओपन होता है, जहाँ पर इस बार उसे रिवॉर्ड के रूप में मिली होती है एक सिल्वर की। डोहान गिरते पड़ते उठता है और सिल्वर की को उठाता है और वो अपने मन में सोचता है, चलो फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। बट इससे पहले ये बंद खराबा खत्म हो, डोहान पीछे पलट के देखता है और उसके पीछे से आ रहा होता है जैमिन, जो कि कह रहा होता है, अबे साले कुत्ते तूने मेरा सर फोड़ दिया। और जैमिन तो चलो ठीक था, डोहान इसे तो कुछ ही सेकंड के लिए संभाल ही सकता था, बट तभी डोहान अपने पीछे पलट के देखता है और डोहान के पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ होता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि डोहान ने अभी जिस गैंडे की बत्ती बुझाई है ना, ये उसी का बड़ा भाई है। और तभी डोहान को याद आता है कि जैमिन ने उससे पहले भी बताया था कि मेनचोक का बड़ा भाई यहाँ पे काम करता है। एंड इसे देख के डोहान की फटी चुकी थी, बट इतना काफी नहीं होता, तभी इन सारे रूम्स के गेट खुल जाते हैं और डोहान देखता है यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे लौंडे बाहर निकलने लगते हैं अपने अपने कमरों से और सभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी एक लौंडा कहता है, ओए क्या वो मेनचोक है जो कि जमीन पे पड़ा है, आखिर उसे नॉकआउट किसने किया। एंड तभी डोहान को फिर से याद आता है जैमिन की बात, जहाँ पे जैमिन कह रहा होता है कि हमारे नेबरहुड के सारे हाई स्कूल के लौंडे भी यहीं पे पीने आते हैं। इसका मतलब डोहान पूरी तरीके से फक्ड हो चुका था। उसकी एचपी बची थी 12, माना पॉइंट्स थे 100 और अब डोहान ना ही किसी स्किल का यूज कर सकता था और ना ही वो अब यहाँ से भाग सकता था। मतलब डोहान भाई के कुल मिला के अच्छे से लगने वाले हैं, जहाँ पर चारों तरफ से वो लॉन्डो और एक मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। में हम लोग देखते हैं जिहान को, जो कि वापस घर जा रहा होता है पार्टी के बाद। एंड वो घर जाते हुए बस यही चीज सोच रहा होता है कि क्या ये ठीक होगा, मैं यहाँ से अकेले जा रहा हूँ। दरअसल मेनचोक को जो मैसेज आए थे वो जैमिन ने कभी नहीं भेजे होंगे, क्योंकि जैमिन पीने के बाद मैसेज कभी करता ही नहीं है, और खासकर ऐसी जगह पे जो कि पूरी तरह मेनचोक के दोस्तों से भरी हुई है। भला कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था जो कि ये काम कर सकता है, जिसने की अपनी कब्र खुद से खो दी, और वो है ओनली डोहान। लेकिन आखिर डोहान यहाँ पे ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे पहली बार आया है। एंड वहाँ पे जो लास्ट मैसेज उसने भेजा था वो शायद मेरे लिए था, ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊं। खैर मुझे पूरा भरोसा है अगर डोहान ऐसा कुछ करने वाला है तो उसके पास पक्का कोई ना कोई प्लान होगा, तभी उसने ऐसा कुछ किया है। नहीं। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग डोहान पे ही आते हैं एंड हम लोग देखते हैं डोहान चारों तरफ से लॉन्डो से घिरा हुआ होता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि डोहान के पास कोई प्लान नहीं है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे कितने भी ज्यादा हाथ पैर मारूं, मैं यहाँ से बच के तो नहीं निकलने वाला। शायद मेरा अंत इसी तरीके से लिखा था। और तभी जैमिन डोहान से कहता है, साले मुझे तेरा दुश्मन बनने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन जो तूने किया है मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। डोहान तू तो गया। बट इससे पहले ये लोग सारे मिलके यहाँ पे डोहान की चटनी बना दे। एक अंकल दूर से भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, पुलिस, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, जल्दी जितने भी अंडर एज किड्स हैं यहाँ से निकलो जल्द से जल्द। दरअसल इस जगह की किसी ने शिकायत की होती है कि यहाँ पे जो किड्स अंडर एज हैं उन्हें इस जगह पे अल्कोहल सप्लाई की जा रही होती है, जो कि सच बात भी थी। एंड ये सब सुन के यहाँ से जितने भी लौंडे थे वो सब निकल जाते हैं और साथ में जैमिन और उस मेनचुक का भाई मेनचुक को लेके भी यहाँ से चले जाते हैं। एंड जैमिन यहाँ से जाते जाते भी डोहान को लास्ट टाइम बोलता है, डोहान तू ये मत समझना कि तू यहाँ से बच के निकल जाएगा। दरअसल अब तेरा चेहरा हर किसी को पता है, यहाँ पे जितने भी लोग थे। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम तू जब भी हम में से किसी को मिलेगा तू तो गया बेटे। ये बोल के जैमिन तो वहां से चला जाता है, लेकिन डोहान को भी यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी अंडर एज था। बट इससे पहले डोहान अपनी उंगली भी हिला पाता, उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था, क्योंकि डोहान ने एक ही दिन में ना सिर्फ डेथ को एक्सपीरियंस किया बल्कि काफी सारा डैमेज भी लिया दो फाइट में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डोहान ने 2 ऐसी एबिलिटीज का भी यूज किया जो कि उसकी फिजिकल लिमिट्स के भी परे थी। एंड इन सब इवेंट्स ने डोहान की बॉडी को पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दिया था एंड डोहान बेहोश होकर यहीं पे गिर पड़ता है। जिसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोहान की आंख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है एक लड़की को। खैर जो लोग भी इस लड़की को भूल चुके हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ये उन्हीं बुलीज के साथ थी। और डोहान के उठते ही ये लड़की कहती है, शायद तुम्हें काफी देर पहले ही उठ जाना चाहिए था। बट इससे पहले डोहान कुछ बोल पाता, ये लड़की उसकी चोंच बंद कर देती है, आई मीन उसका मुंह पकड़ लेती है और डोहान से कहती है, बिल्कुल आवाज मत निकालना, अभी हम लोग लेडीज वॉशरूम में हैं। दरअसल बाहर अभी भी पुलिस वाले हैं जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अभी हमारा बाहर निकलना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जब डोहान इस लड़की से पूछता है कि आखिर पुलिस को कॉल किसने किया, तब हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को कॉल इसी लड़की ने किया था। एंड ये जो कंप्लेन थी कि यहाँ पे अंडर एज किड्स को अल्कोहल सप्लाई की जा रही थी, वो भी इसी ने की थी। और जब डोहान इससे पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी तो इन्हीं के साथ बैठ के पी रही थी, तो इसका मतलब ये भी खतरे में आ सकती थी, तब हमें पता चलता है कि इसने ये सब किया था डोहान को
बचाने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहाँ पर मैनचोक ने सारे लोगों को घर पे भेज दिया था, बट ये लड़की घर पे नहीं गई, ये पहले वॉशरूम गई थी। एंड जब ये वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तभी इसने वो लेजेंडरी मूवमेंट देखा था जहाँ पर डोहान ने फैल्कन ड्रॉप किक का यूज करते हुए मैनचोक का सर फोड़ा था। सो पहले ये लड़की जिसे एक ऑर्डिनरी लूजर समझ रही थी, उसकी इमेज अचानक से इसके मन में बदल गई। और क्योंकि ये जानती थी बिना किसी की हेल्प के डोहान यहाँ से स्किप नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने डोहान की हेल्प की यहाँ पे पुलिस बुला के, ताकि डोहान फिलहाल के लिए सही बट इन सारे बुलीज से बच जाए। एंड नाउ अगर हम लोग प्रेजेंट मूवमेंट पे आए तो डोहान को लग रहा होता है कि ये लड़की तो उससे पट गई, तो बस उस पे लाइन मारते हुए ये कहता है, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया मिस, आखिर मैं आपके इस एहसान को कैसे चुका सकता हूँ। ये लड़की कहती है, अरे ना ना ना, वो उसकी चिंता तुम मत करो, वो कैसे ना कैसे मैं वसूल कर ही लूंगी। और क्योंकि मैंने तुम्हारी एक बार जान बचाई है तो तुम्हें इसके बदले कुछ ज्यादा नहीं करना, बस मेरी एक विश को फुलफिल करना है। और ये कहते हुए पता नहीं क्यों ये डोहान के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है डोहान के घर पे, जहाँ पे डोहान मस्त करके सो रहा होता है, बट उसका फोन लगातार बजे ही जा रहा था। और जैसे ही वो फोन पिक करता है उसे पता चलता है ये कॉल तो उसकी मॉम की थी, जो कि चिल्लाते हुए कहती है, साले तू आके फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तो डोहान इस बात का रिप्लाई करते हुए बड़े ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि अभी शायद एक ही दिन तो हुआ है कि मैंने आपसे बात नहीं की, आखिर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। बट तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिन हो गए हैं, एंड 3 दिन से डोहान लगातार उनका फोन पिक नहीं कर रहा था। और ये चीज सुन के खुद डोहान भी शॉक था, क्योंकि वो लगातार 3 दिन से सो रहा था जब से वो कैरियोके नाइट से वापस आया था। खैर ये चीज गैस करना मुश्किल नहीं है, डोहान के साथ ये सब हमेशा से होता आया है। तो डोहान बस कुछ नहीं करता, वो बस सिंपली फ्राइड चिकन ऑर्डर कर लेता है खाने के लिए, क्योंकि वो लगातार 3 दिन से भूखा था। और वो बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार फाइट की, वो भी एक नहीं बल्कि 3 बुलीज के साथ। हाँ उसमें दूसरी वाली कुछ ज्यादा अजीब थी, बट खैर छोड़ो। खैर मुझे नहीं लगता अब से कोई बड़ी बात है मेरे लिए, अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग जो हो चुका हूँ, राइट। और ये सब वो सोच रहा होता है नहाते हुए। एंड जब वो अपना नहाना खत्म करता है तब वो कहता है, अब चलो, अब जब मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, छुट्टियां चल रही हैं, तो क्यों ना मैं उसी मैनेजर से बात करूं। और यहाँ पर मैनेजर से डोहान का मतलब है वही बंदा जो कि उसे गेम के दौरान मिला था। बट डोहान जैसे ही उसकी आईडी सर्च करता है डेथ डिस्ट्रॉयर करके, तब उसे पता चलता है कि इस नाम की कोई भी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब डिस्ट्रॉयर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। ये चीज डोहान के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड डोहान को अब तक एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो बंदा है मैनेजर, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता किसी भी तरह से, ये बस मुझे सिस्टम विंडो के थ्रू मुझे मिशंस देता है एंड उसी के थ्रू मुझे रिवॉर्ड्स देता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड अगर वो बंदा मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, तो मुझे लगता है मुझे इस सिस्टम के बारे में खुद से ही बहुत कुछ पता करना होगा। बट खैर डोहान को अभी सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं जो कि इस सिस्टम के बारे में पता होती हैं। पहली कि सिस्टम बिल्कुल किसी गेमिंग प्रोग्राम की तरह है, जहाँ पर डोहान मेन कैरेक्टर है और यहाँ पर डोहान के पास लेवल है, स्टैट्स हैं और क्लास है, और मिशंस को कंप्लीट करने के लिए डोहान यहाँ पे स्किल्स का यूज भी कर सकता है। एंड सेकंड चीज, ये सिस्टम बुलीज को एक मॉन्स्टर की तरह देखता है एंड उन्हें डिफीट करने के बदले डोहान को रिवॉर्ड मिलते हैं, और रिवॉर्ड के रूप में उसे अब तक कीज मिली होती हैं अलग अलग कलर की, जहाँ पर मेनली होती है गोल्डन की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की। और इन कीज का यूज करके डोहान नई से नई स्किल्स यूज कर सकता है, आई मीन उन्हें अनलॉक कर सकता है। एंड अगर एक बार स्किल को अनलॉक कर लिया जाए तो डोहान उन्हें हमेशा के लिए यूज कर सकता है। एक्सेप्शन, उसके पास बस उतने माना पॉइंट्स होने चाहिए। और इन सब चीजों के अलावा सिस्टम में एक और चीज इंक्लूडेड है जिसका नाम सुनते ही डोहान के पसीने छूटने लगते हैं, और वो होती है और कुछ नहीं बल्कि पेनल्टीज, जो कि सिस्टम तब देता है जब हमारा मेन कैरेक्टर किसी क्वेस्ट को फेल करता है या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। खैर ये सब रही बात की बात। डोहान सोच रहा होता है अभी मेरे पास इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोचने के लिए कि आखिर मैं उन बुलीज के चक्कर से अब कैसे बचूं, क्योंकि अब वो तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। और इससे पहले डोहान आगे को सोचता उसके फ्राइड चिकन्स आ जाते हैं, आई मीन ऐसा उसे लगता है, क्योंकि बेल की आवाज सुन के डोहान वहां से भागता हुआ जाता है, एटीएम उठाता है, और इससे पहले वो गेट खोल पाता उसके सामने अगेन एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, और जिस पे लिखा हुआ होता है क्वेस्ट बॉय बिकम अ मैन। डोहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का क्वेस्ट है। और तभी डोहान जब गेट खोलता है उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसने कि उसे कैरियोके नाइट में बचाया था, और बिना किसी परमिशन के वो घर के अंदर आ जाती है और ये कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी एक विश को फुलफिल करोगे, राइट। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मेरी विश क्या है, टेक देम ऑफ। और ये कहते ही डोहान को अचानक से फिर से सिस्टम विंडो की याद आने लगती है कि उस पे लिखा हुआ था क्वेस्ट बॉय बिकम अ मैन, शी वांट्स टू डू विथ यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट एंड सेटिस्फाई हर। और डोहान के तो यहाँ पे पसीने ही छूट चुके होते हैं, और वो सामने खड़ी हुई लड़की दोबारा से कहती है क्या मुझे दोबारा से कहना होगा, चुपचाप अपने कपड़े उतारो। और क्या डोहान इतना सुनते ही अपनी शर्ट उतार फेंकता है, बट इससे पहले डोहान और कुछ भी कर पाता वो लड़की कहती है तुम्हारे पास और कपड़े तो होंगे ही, राइट, वैसे तुम्हें अपने घर का हीटर बंद कर देना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। एंड इससे डोहान को ये तो पता चल जाता है कि उसने सिस्टम विंडो के क्वेस्ट को कोई गलत तरीके से ही समझ लिया। डोहान उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि हमारी तो कभी बात भी नहीं
हुई। वो लड़की कहती है हाँ मुझे तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं पता था, बट उस दिन जब कैरियोके में मैं तुम्हें ले जा रही थी तब मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस देख लिया था जो कि तुम्हारे फोन कवर के पीछे चिपका हुआ था। खैर वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम्हारे पास वाकई में बस इतने ही कपड़े हैं? देखने से तो ऐसा लग रहा है ये किसी लूजर का कलेक्शन है। डोन इसका रिप्लाई करते हुए कहता है बाय द वे वो कपड़े मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदे थे, तो कम से कम ऐसा तो मत बोलो। खैर इस लड़की का इंटेंशन कुछ और ही लग रहा था। ये डोन से कहती है चलो शॉपिंग पे चलते हैं, वैसे भी तुम इन कपड़ों के साथ मेरे साथ तो नहीं घूम सकते। और बेचारा डोन अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ शॉपिंग पे जा रहा था एक्सेप्ट हर मदर। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इन्हीं दोनों को जो कि एक शॉपिंग मॉल में होते हैं और यहाँ पर डोन कुछ कपड़े ट्राई कर रहा होता है। एंड यहाँ पर ये एब्सोल्युटली एक छपरी लग रहा है एंड ये खुद भी यही बोल रहा होता है कि लोग आखिर इतने अजीब कपड़े पहन के कैसे घूम लेते हैं यार। खैर इस लड़की के मुताबिक इसे ये कपड़े डोन पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर क्या ये नया आउटफिट ट्राई करते हैं। और ये कपड़े पहनते हुए डोन बस यही सोच रहा होता है कि मैंने पहले कभी इस तरह के कपड़े ट्राई नहीं किए, तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। खैर डोन जब इस लड़की से इस आउटफिट के बारे में पूछता है तब वो कहती है ये इतने भी बुरे नहीं लग रहे। और ये सुन के डोन खुश हो ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने अगेन एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, आस्क हर आउट टू लंच। तो फिर क्या, अब ऑफ कोर्स डोन को क्वेस्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, जहां पर बैठ के डोन तो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है, बट ये लड़की वहां पे कुछ भी नहीं खा पी रही थी। और सबसे कमाल की बात, ये आधे घंटे से एक दूसरे की शक्लें ही ताड़ रहे थे, मतलब ना डोन ने कुछ इससे कहा ना उसने डोन से। और इस तरह का एटमॉस्फेयर देख के डोन की तो ऑफ कोर्स पूरी तरह फट चुकी थी। उसे बस ये लग रहा होता है कि इस लड़की को यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। खैर डोन कैसे भी करके यहाँ पर बात स्टार्ट करना चाहता था, तो वो इस लड़की से इसका नाम पूछता है एंड ये कहती है मेरा नाम सियोन है। और ये सुन के ऑफ कोर्स डोन थोड़ा मक्खन लगाने का ट्राई करता है, वाओ व्हाट अ प्रिटी नेम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर डोन की ये कोशिश भी कुछ खास काम नहीं आती, क्योंकि नाम पूछ पाछ के फिर से दोबारा खामोशी छा जाती है। वो बस अपने मन में कह रहा होता है मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है यार। खैर बट तभी वो लड़की बोलती है क्या कुछ और भी है जो कि तुम मेरे साथ करना चाहते हो? एंड भाई कसम से यार अगर मैं डोन की जगह होता ना तो तुम लोग समझ ही सकते हो मैं क्या बोलता है यहाँ पर। खैर अगर स्टोरी पे वापस आए तो डोन कहता है मुझे अभी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं ऐसे कुछ गैस करके नहीं बता सकता कि हमें अब क्या करना चाहिए। सो इसका रिप्लाई करते हुए सियोन कहती है तुम चिंता मत करो, आज के बाद हम लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा देखने वाले हैं। और ये कहते हुए ये यहाँ से निकल लेती है और डोन से कहती है अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है दिन खत्म होने में, तो तुम चलो मेरे साथ। एंड तभी एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, बॉय बिकम अ मैन पार्ट 3 वॉच अ मूवी विथ हर। और फिर उसके बाद क्या, एक के बाद एक दनादन क्वेस्ट विंडोज आना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉय बिकम अ मैन 4 स्पेंड सम टाइम अलोन विथ हर एट कैफे। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैफे में भी डोन की फटी पड़ी है। आई मीन इस बंदा यार क्या बताऊं मैं इसके बारे में। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेस्ट बॉय बिकम अ मैन 5 सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग विथ हर। और इन सारे क्वेस्ट को पूरा करते हुए डोन बस अपने मन में यही सोच रहा होता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार भी सोचूं, ये एक डेट ही है। पता नहीं सिस्टम मुझे आखिर इस तरह के क्वेस्ट दे ही क्यों रहा है, क्योंकि मुझे तो लगा था सिस्टम मुझे सिर्फ बुलीज से भिड़वाएगा, बट यहाँ पर तो कुछ और ही सीन है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट क्वेस्ट बॉय बिकम अ मैन 6, जहाँ पर इस बार डोन को अपनी ड्रम स्किल्स दिखानी होती है इस लड़की को। एंड यहाँ पर हमारा बंदा चोक नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरह की स्किल्स दिखाता है कि उसे देख के लड़की नहीं बट पीछे जो लौंडे खड़े थे वो इसके फैन बन जाते हैं। और डोन यहाँ पे फुल चौड़ में आते हुए कहता है देखो मैंने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, सच में इस तरह की परफॉर्मेंस कोई इंटरनेशनल स्टार भी नहीं दे सकता। एंड डोन जैसे ही पीछे पलट के देखता है वो देखता है सियोन ने इसके ऊपर कुछ घंटा ध्यान नहीं दिया, वो बल्कि किसी टॉयज को देख रही होती है। एंड ये देख के डोन तो वहां से निकल लेता है उन टॉयज को ढूंढने के लिए। वो बहाना बना के जाता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन, जहाँ पर डोन बहुत सारी मछली जैसे टॉयज को ला रहा होता है भर के सियोन के लिए। और वो उम्मीद कर रहा होता है कि ये देख के कम से कम वो खुश तो हो ही जाएगी। और जब वो फाइनली सियोन को ढूंढ लेता है वो चिल्ला के कहता है सियोन, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उसकी पुकार सियोन ने नहीं किसी और ने सुन ली। एक बंदा पीछे से आता है और डोन के बाल पकड़ के उसे नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है आखिर तू कौन है बे, और तू सियोन को कैसे जानता है, तू आखिर उसका नाम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा था। डोन की सारी मछलियां जमीन पे गिर पड़ती हैं और डोन दर्द से यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। एंड डोन को ऐसा लग रहा होता है इसने इस बंदे को पहले भी कहीं पे देखा है, बट इससे पहले और कुछ हो पाता। तभी उस बंदे को आवाज आती है उसके नाम के साथ कि उसे छोड़ दो, और ये कहा होता है खुद सियोन ने। एंड ये सुन के ये बंदा डोन को छोड़ देता है। डोन बेचारा जमीन पे गिरता है क्योंकि वो ऑफकोर्स खुद को बैलेंस नहीं कर पाया। और ये बंदा यहाँ पर कहता है ओ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मुझे पता नहीं था, सॉरी। खैर छोड़ो, अब बताओ आखिर तुम कौन हो। बट इससे पहले डोन कुछ बोल पाता सियोन खुद बोल पड़ती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही भाई साहब ये लौंडा और डोन दोनों की फट के हाथ में आ जाती है। जरा तुम इन दोनों की रिएक्शंस देखो। और इतना ही नहीं, सियोन आगे बोलती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज अब हमारी डेट में इंटरफेयर करना बंद करो। वो डोन का हाथ पकड़ती है और डोन को अपने साथ ले जाती है और कहती है इस बंदे को इग्नोर करो, ये मेरा पड़ोसी
दोस्ती है बचपन से। खैर डुआन और ये लड़की तो वहाँ से चले जाते हैं, बट इस बंदे का रिएक्शन देखने लायक होता है। खैर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इवनिंग हो चुकी होती है और डुआन बढ़िया फुटपाथ पे चलते हुए अभी भी कंफ्यूजन में बस बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है। और तभी वो सामने देखता है कि सियोन तो काफी आगे जा चुकी है। एंड जब वो उससे पूछने का ट्राई करता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे, तब सियोन कहती है चुपचाप मुझे फॉलो करो, क्योंकि आखिर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पूरे दिन मेरे साथ रहोगे। और फिर क्या डुआन के सामने अगेन इकोसिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है बॉय बिकम अ मैन 7, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हर विश, गो इनसाइड। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं दोनों ही लोग लिफ्ट में आ चुके होते हैं एंड ये जा रहे होते हैं 8th फ्लोर पे। और डुआन यहाँ पर अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वो सियोन से बात करने की ट्राई करता है कि तुम्हें नहीं लगता हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, ये सब तुम्हें नहीं लगता काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एंड देन एलिवेटर का गेट खुलता है और डुआन अपने सामने कुछ ये नजारा देखता है। उसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जिसपे लिखा होता है 202X ग्वेनेक डिस्ट्रिक्ट इल्जिन गैंग जनरल असेंबली मीटिंग। और उसके सामने काफी सारी चेयर्स पड़ी हुई होती हैं जिसपे काफी सारे बंदे बैठे होते हैं। और तभी एक बंदा जो कि इस असेंबली को होस्ट कर रहा होता है वो अपना हथौड़ा पटकते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाएं, अब हम लोग ग्वेनेक डिस्ट्रिक्ट इल्जिन गैंग जनरल असेंबली मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि आज का हमारा एजेंडा काफी क्लियर है। एक खतरनाक इंसान जिसने कि हमारी बुली काउंसिल के 2 लोगों को एक ही दिन में निपटा दिया, एक स्कूल में और एक कैरियोके में, और हमें उस बंदे को पनिश करना होगा। और वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो होता है हमारा वन एंड ओनली गोट डुआन। हाँ, एंड डुआन का पोस्टर देख के एक बंदा कहता है ओ सच में क्या इस नमूने ने 2 लोगों को हरा दिया, वो भी हमारी बुली काउंसिल के। और दूसरा बंदा इसका रिप्लाई करते हुए कहता है सच में यार मुझे तो ये एक नमूना लग रहा है। और हमारा डुआन जो कि पीछे से खड़ा होकर ये सब विजुअल्स देख रहा होता है उसकी तो फुल ऑन फट चुकी होती है। वो सियोन से पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो बंदा जो कि इस मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है वो दोबारा से बोलता है जो लोग भी डुआन पे एक्शन लेना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। और देखते ही देखते यहाँ पर जितने कितने भी बंदे होते हैं सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया होता है। एंड ये देख के डुआन कांपने लगता है, उसकी फट चुकी होती है। और तभी इकोसिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा हुआ होता है बॉय बिकम अ मैन फाइनल क्वेस्ट, अ ट्रू मैन नो हाउ टू एंजॉय द थ्रिल ऑफ राइजिंग हिज लाइफ इन अ डेस्परेटली डेंजरस सिचुएशन, एस्केप सेफ एंड साउंड। और तभी वो बंदा जो कि मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है वो फिर से बोलता है तो फाइनलाइज करते हैं। डुआन हार्ट टारगेट बन चुका है पूरे 497 मेंबर्स का, यानी कि 497 लोग अब डुआन की मारने वाले हैं। दरअसल वो टीनेजर्स जो कि स्कूल में ही गैंग फॉर्म कर लेते हैं और उसके थ्रू क्राइम कमिट करते हैं, वायलेंस, पैसे चुराना, रॉबरी एंड एक्सेट्रा। और इस तरह के टीनेजर्स अपनी लाइफ को शो ऑफ करना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, साथ ही में अपनी फ्रीडम को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वो इस तरह की लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वो गैंग्स का पार्ट होते हैं। और गैंग्स को मैनेज करने के काफी सारे तरीके होते हैं, बट जो ग्वेनेक डिस्ट्रिक्ट के गैंगस्टर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा मैच्योर्ड वे निकाला अपनी गैंग्स को मैनेज करने का, और वो होता है वन एंड ओनली इल्जिन काउंसिल, आई मीन बुली काउंसिल। और इसके बाद हम लोग आते हैं मेन स्टोरी पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं डुआन को जिसकी ये सब देख के फट चुकी होती है। वो सियोन से कहता है मुझे पता था, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन क्या वाकई में शुरुआत से तुम्हारा यही प्लान था, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे लाके फंसा देना। बट वो बंदा जो कि इस असेंबली को होस्ट कर रहा होता है वो अपना हथौड़ा पटकने वाला होता है और कहता है तो चलो फाइनली मैं इस बिल को पास करने वाला हूँ। डुआन हाँ से टारगेट है 497 मेंबर्स का, बट इससे पहले ये बंदा अपना हथौड़ा पटक के कंफर्मेशन दे पाता, सियोन यहाँ पे बोल पड़ती है रुको, क्यों ना इस बिल को पास करने से अच्छा तुम किसी दूसरे आइटम पे ध्यान दो। और सियोन की ये बात सुन के यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे होते हैं वो सभी पीछे पलट के देखने लगते हैं। और तभी वो बंदा जो कि असेंबली को होस्ट कर रहा होता है वो कहता है दूसरे आइटम से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम एम्प्टी एग्जीक्यूटिव सीट की बात कर रही हो बुली काउंसिल के, और तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल गया है जो कि बोरेम का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक है। एंड सियोन इसका रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे वाकई में ऐसा बंदा मिल चुका है जो कि बोरेम रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल है। ऑन द अदर साइड हमारा डुआन, जैसे कि हम लोग पीछे देख ही सकते हैं, ये अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक ये लोग बात कर रहे हैं। बट सियोन इसकी जैकेट पकड़ के से आगे की तरफ लाती है और कहती है जो बोरेम का न्यू रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है वो है हमारा वन एंड ओनली डुआन हा। एंड इस मूवमेंट पे डुआन के टोटली 12 बज चुके होते हैं, क्योंकि वो जिन बंदों का टारगेट है वो अभी करंटली उन्हीं के सामने खड़ा हुआ है। और डुआन को देखते हुए सारे बंदे यहाँ पे बात करने लगते हैं, ओए क्या ये वही गधा नहीं है जो अभी कुछ सेकंड पहले स्क्रीन पे था? हाँ क्या मतलब, अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है? बट तभी ये होस्ट कहता है कि किसी ऐसे बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बनाना जिसने कि हमारे बुली काउंसिल के बंदों को नुकसान पहुंचाया है, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बट ये भी एक फैक्ट है कि इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि डुआन हा मोर देन क्वालिफाइड है। और यही सेम चीज सियोन भी रिपीट करती है कि डुआन ने एक ही दिन में बुली काउंसिल के 3 बंदों को धोया था। तो तुम्हें नहीं लगता कि डुआन इस पोजीशन
के लिए मोर देन इनफ है। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये आखिर क्या बकवास कर रही है, क्या तुम वाकई में ऐसा होने दोगी यूनशियोंग। और तभी ये यूनशियोंग नाम का बंदा बोल पड़ता है कि इसमें गलत क्या है, वो कुछ गलत नहीं कह रही। और हमें पता चलता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है सिलिम का। ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग वापस आए हमारे मेन कैरेक्टर डुआन पे, तो वो कह रहा होता है ओए सियोन, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं किसी गैंग वैंग का मेंबर बनूं। बट सियोन कहती है बेटा तुम्हारे पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि तुम थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो कि तुम किस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हो। दरअसल तुमने पूरी बुली काउंसिल को ऑलरेडी अपना दुश्मन बना लिया है, एंड जो कि अब बुली काउंसिल तुम्हें पनिश करने के लिए बिल पास करने वाली है, जिसमें कि टोटल 497 लोग अब तुम्हारी तोड़ने के पीछे भागेंगे। एंड इसका मतलब साफ है कि तुम इन लोगों से बच नहीं सकते। बट अगर तुम इसी बुली काउंसिल को ज्वाइन कर लो तो फिर तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खैर अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं एक्सेप्ट कि तुम बुली काउंसिल के ऑफर को ज्वाइन करो। एंड डुआन को भी आइडिया लग चुका होता है कि वो किस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो वो कहता है हाँ तुम शायद कह तो सही रही हो, मेरे लिए यही सही होगा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं। खैर मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बट सियोन इसका रिप्लाई करते हुए कहती है ये मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, दरअसल मैं तुम्हें किसी दूसरे बंदे के अगेंस्ट में खड़ा कर रही हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में वो दूसरा बंदा यहाँ पर आ भी जाता है। डुआन के पीछे से लिफ्ट खुलती है एंड डुआन नोटिस करता है कि उसके पीछे से कोई अंदर आया है। एंड जब वो उस बंदे को देखता है तो वो कहता है अभी ये तो वही बंदा है जो हमें शॉपिंग मॉल में मिला था। और ये बंदा यहाँ पे आते हुए कहता है वो सियोन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बुली काउंसिल की मीटिंग आज होने वाली है। मैं सोच ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है जब तुमने कहा ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बस ये चाहती हो कि मैं रिप्रेजेंटेटिव ना बनूं, इसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही दूर नहीं चली गई हो। खैर ये था वो जो कि तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। हाँ और तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम इस नमूने के साथ क्या करने वाली हो। ये बंदा डुआन का गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है और तभी हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम होता है सियून कैंग और ये भी रिप्रेजेंटेटिव बनने की रेस में होता है बोरेम रीजन का। एंड ये सब कहते हुए बंदा डुआन को हवा में उठा लेता है उसका गला पकड़ के। एंड डुआन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है जस्ट बिकॉज इस बंदे की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट तभी इस असेंबली का होस्ट कहता है प्लीज यहाँ पर वायलेंस मत करो। तो मिस सियोन आप कह रही हो कि डुआन हार बोरेम का न्यू रिप्रेजेंटेटिव है राइट। लेकिन सियून कैंग डुआन को जमीन पे पटकते हुए कहता है ऑफ कोर्स नहीं वो मैं हूँ। और यहाँ पर बैठे हुए लौंडे भी कह रहे होते हैं ओए वो डुआन नाम का बंदा कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं लग रहा है। और तभी इस असेंबली का होस्ट कहता है ठीक है अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जबकि यहाँ पर दो कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो कि एक ही पोजीशन के लिए दावेदार हैं, तो अब हमें फैसला करना ही होगा कि आखिर बोरेम का न्यू रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कौन बनने वाला है। तो चलो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और डुआन गिरते पड़ते खड़ा होता है और वो कुछ कहने वाला होता है बट तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हुए थे वो सारे अपनी चेयर्स को साइड में ले जाने लगते हैं। इवन चेयर्स को नहीं वो खुद भी साइड में जाके खड़े हो जाते हैं और पूरी जगह को खाली कर देते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि जब किसी एक जगह के लिए दो कैंडिडेट्स आ जाते हैं तब उस मैटर को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका होता है कि उन दोनों में फाइट करवाई जाए एंड जो भी फाइट जीतता है वो बनता है न्यू रिप्रेजेंटेटिव। और डुआन अपने मन में सोच रहा होता है भैंस की आंख, अभी कुछ सेकंड पहले तो ये बंदा कह रहा था कि यहाँ पे फाइट मत करो वायलेंस मत करो और अब ये खुद मुझे लड़ाई के लिए कह रहे हैं। बट तभी डुआन के पीछे से आवाज आती है कि अगर डुआन इस फाइट को हारा तो पुराने बिल के तहत डुआन को पनिश किया जाएगा। एंड इस पॉइंट पे डुआन को ये बात तो समझ में आ चुकी होती है कि अब वो फाइट से पीछे नहीं हट सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है वापस से सियून कैंग पे जो कि सियोन से कह रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी वजह से होगा और अच्छा होगा कि तुम अब और ज्यादा टांग मत अड़ाओ, बोरेम मेरा है क्यों सही कहा ना। बट सियोन इसकी तरफ नहीं देख रही होती। दरअसल उसका और उसका नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सबका ध्यान होता है डुआन पे जो कि सियून कैंग के पीछे से आ रहा होता है उड़ते हुए उस पर फैल्कन ड्रॉप लैंड करने के लिए। एंड वेरी नेक्स्ट सीन में डुआन सीधा फैल्कन ड्रॉप दे मारता है सियून कैंग के सर पे, ऐसा उसे लग रहा होता है और हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ उसे, वो बंदा वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ होता है। उसने फैल्कन ड्रॉप को इजीली ब्लॉक कर लिया होता है वो भी सिर्फ अपने एक ही हाथ से। डुआन बस ये सोच रहा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या अटैक बहुत ज्यादा कमजोर था या बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसकी एंड्योरेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल लग रही है क्योंकि इस अटैक को तो मोटा मैंचोन भी ब्लॉक नहीं कर पाया था जबकि वो एक ही बार में नॉकआउट हो गया था। एंड डुआन इससे पहले ये सब कुछ खत्म कर पाता कुछ समझ पाता उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, उस पे लिखा होता है यू आर आउट ऑफ माना। एंड इससे पहले डुआन कोई स्ट्रेटेजी सोच पाता सियून कैंग पीछे से आता है और उसे एक लॉक में फंसा लेता है एंड वो डुआन को चोक करना स्टार्ट करता है। देखते ही देखते डुआन की बत्ती गुल होने लगती है और तभी डुआन अपने मन में छटपटाते हुए सोचने लगता है कि मुझे लग ही रहा था, मैं सोच ही रहा था कि मैंने इस बंदे को पहले कहीं देखा है, ये तो वही है, जस्ट बिकॉज इसका बहुत ज्यादा वेट लूज हो गया इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पाया। और तभी हमें डुआन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है एक मिडिल स्कूल का सीन जहां मस्त गर्मियों का मौसम चल रहा होता है और एक बंदे ने डुआन को जकड़ रखा होता है कस के और वो भी बिल्कुल सेम यही चीज कह रहा होता है कि मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू गोल्डन टर्टल को अनलॉक नहीं करेगा इस गेम में। ये बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि
बल्कि सियून कैंग, जो कि डुआन की करंटली मारने पे तुला हुआ है। और इससे हमें पता चलता है कि डुआन और सियून का रिलेशन काफी ज्यादा पुराना है सिंस मिडिल स्कूल। और इतना ही नहीं, ये डुआन को हर वक्त चौक करके रखता था, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे डुआन टॉयलेट कर रहा हो, कुछ भी। एंड एक दिन तो इसने डुआन को बेहोश करके उसकी पैंट उतार के उसे पूरे स्कूल की गर्ल्स के सामने फेंक दिया था। एंड सिर्फ इस बंदे की वजह से डुआन एक मोर देन लूजर बन चुका था। डुआन अपनी इन सब ट्रॉमेटिक मेमोरीज को याद करते हुए कहता है, साला इसके जैसे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाने चाहिए ज्यादा हैमबर्गर खाने की वजह से, बट ये इसने इतना ज्यादा वेट लूज कैसे किया। खैर, प्रेजेंट स्टोरी पे वापस आते ही हम लोग देखते हैं कि इसने डुआन का काम 25 कर दिया होता है। डुआन गिरते पड़ते खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी वो बंदे जो कि साइड में यहाँ पे मैच देख रहे होते हैं वो कहते हैं, वो ये डिहान है या डोहान है, क्या नाम है इसका कोई चांस नहीं है कि ये सियून को हरा पाए। एंड यही सेम चीज डुआन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे क्या चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं सियून कैंग को, जो कि कह रहा होता है, तो फाइनली अब मैं बुरेम का न्यू रिप्रेजेंटेटिव हूँ, राइट। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे सामने आ सकता है। तभी डुआन जो कि गिरते पड़ते खड़ा होता है और कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। सियून डुआन से कहता है, वो तुझ में अभी भी जान है, कमाल की बात है। बट तभी डुआन कहता है, थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अब तुझे मेरी नहीं बल्कि अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद से मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटने वाला हूँ। और ये कहते हुए डुआन अपने कपड़े उतारने लगता है, आई मीन अपनी जैकेट जो कि उसने ऊपर पहन रखी होती है। हम लोग देखते हैं उन्हीं लड़कों को जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं, वो हैरानी के साथ देखते हुए कहते हैं, अनबिलीवेबल, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई एक बंदा लगातार किसी पे इतने सारे पंचेस थ्रो करे, वो भी एक ही रो में। मैंने आज से पहले सच में नहीं देखा कभी किसी को इतने ज्यादा कमजोर पंचेस थ्रो करते हुए। सच में क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है। और हम देखते हैं डोहान को, जो कि सियून कैंग पे लगातार बिल्लियों की तरह पंजे मार रहा होता है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें पता चलेगा एक फ्लैशबैक में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 घंटे पहले का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि डोहान उसी सिल्वर की को देख रहा होता है जो कि उसे मिली थी मैंचोन को डिफीट करने के बदले में। एंड डोहान को पता चलता है कि ये जो सिल्वर की होती है ये पैसिव स्किल अनलॉक करती है। और फिर क्या, अपना लौंडा इस की को यूज करता है और पैसिव स्किल अनलॉक करता है, जहां पर उसे एक पैसिव स्किल मिली होती है, वो होती है क्रिटिकल स्ट्राइक के लिए। और इस स्किल का नाम होता है क्रिटिकल हिट, और इसे यूज करने के लिए माना पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड जब कभी भी इस स्किल को यूज किया जाता है, ये ना सिर्फ एनिमी के डिफेंस को फेल करती है, बल्कि वो जो अटैक करता है उसे भी टोटली यूजलेस बना देती है। बट इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी थी कि इसे यूज करने का चांस सिर्फ 1% है। और यही सेम चीज डुआन भी सोच रहा होता है कि अगर मैं किसी को 100 मुक्के मारता हूं तो नो डाउट एक मुक्का तो उसे लगेगा ही, जो कि क्रिटिकल हिट होगा। हालांकि डुआन नो डाउट इस स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, बट वो इस चीज को पढ़ के बावला हो जाता है कि इस स्किल के सक्सेसफुल होने के चांसेस केवल 1% हैं। और वो सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है, साला पहले इसने मुझे ऐसी स्किल दी जिसे कि मैं यूज नहीं कर पाया माना डेफिशिएंसी की वजह से, एंड उसके बाद अब ये मुझे ऐसी स्किल दे रहा है बेकार सी जिसे यूज करने का चांस भी 1% है। खैर, अगर प्रेजेंट मूवमेंट पे आए तो डुआन इसी बेकार स्किल को यूज करने का ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और इसीलिए वो बिल्लियों की तरह लगातार पंजे मार रहा होता है सियून कैंग पे। खैर, डुआन की ये कोशिशें देखकर आसपास जितने भी लड़के खड़े होते हैं वो सब तो खूब मजे ले रहे होते हैं, बट सियोन वो शर्म की वजह से अपना मुंह छुपा लेती है कि साला आखिर वो किस ढक्कन को यहाँ पर उठा लाई। और ये देख के सियून कैंग भी बोल पड़ता है, भाई आखिर तू यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या तू मेरे साथ कोई किसी तरह का गेम खेल रहा है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं डुआन को, जो कि फुल डेडिकेशन के साथ लगा पड़ा होता है 96, 97, 98, 99 और ये 100। एंड डुआन फाइनली जब अपनी 100वीं हिट लैंड करता है सियून कैंग के ऊपर, वो देखता है इससे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ये देख के डुआन के तो गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहां पर हमें नरेटर द्वारा पता चलता है कि चांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही वो चीज होती है जो कि हर एक बंदे को मौका देती है इक्वली जीतने का। और तभी हम लोग देखते हैं हमारे छोटे वाले डुआन को, जो कि मिडिल स्कूल में होता है, एंड यहाँ पर इसने अपने इंग्लिश ट्यूशन टीचर की फीस उड़ा डाली होती है। बट ये बावला यही नहीं रुकने वाला, ये कहता है कि मैं अपनी मैथ्स टीचर ट्यूशन की फीस भी यहीं पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बार हार चुका हूँ, अब कोई सेंस नहीं बनता, अब तो मेरा जीतना पक्का है। एंड ये बंदा फाइनली ट्राई करता है और इसके हाथ घंटा कुछ नहीं लगता, ये एक और बार फेल रहा। एंड सीन दोबारा से शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहां पर हम देखते हैं कि डुआन के टोटली पसीने छूटने लगते हैं। और इससे पहले डुआन कुछ समझ पाता, कैंग आके उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है। एंड उसके बाद वो डुआन को किसी ऑब्जेक्ट पे इतना गंदा स्लैम करता है ना कि जिस चीज पे डुआन को पटका गया होता है वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली डुआन की माँ बहन एक हो चुकी है। और उसके बाद सियून कैंग कहता है, पहले तो मैं काफी ज्यादा शॉक था जब तू मेरी तरफ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से आया, बट शायद मैं भूल चुका था कि तू एक लूजर है जो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इस साले ढक्कन तुझे पता होना चाहिए, पहले मैं 130 किलो का था, बिल्कुल किसी मोटे हाथी की तरह, बट क्या तू जानता है मैंने मस्कुलर बॉडी कितना ज्यादा स्ट्रगल करके बनाई है, और इस चीज के कोई भी चांसेस नहीं है कि तू मेरे इस स्टील जैसी बॉडी पे
एक स्क्रैच भी ले आए। एंड इतना सुनते ही डुआन भी बोल पड़ता है, साले तू तो वही गेंडा है ना जो कि मिडिल स्कूल में मेरी ऐसी तैसी करके रखता था। कैंग डुआन से कहता है, वाओ तू मुझे पहले से जानता है भाई, बट मैंने तुझे नहीं पहचाना। और यही सेम चीज डुआन कहता है कि बुलीज तो आसानी से भूल जाते हैं वो जिनके साथ गलत करते हैं, बट जो विक्टिम्स होते हैं वो लाइफ टाइम ट्रॉमा में रहते हैं। एंड ये सुन के कैंग भी ट्राई करता है कि वो डुआन को याद करे, बट उसे घंटा कुछ याद नहीं आया होता। वो डुआन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, सॉरी भाई बट मुझे तू याद नहीं आ रहा है। डुआन कहता है, ओए खबरदार मेरे पास आया तो। बट कैंग रुकने वाला नहीं होता, वो डुआन की टांग पकड़ता है और उसे किसी दूसरी डायरेक्शन में फेंकता है और फेंकते हुए बोलता है, ओए बच्चे जरा एक बात बता, बचपन में तूने जिन खिलौनों के साथ खेला था क्या तुझे हर एक खिलौना याद है? एंड अब डुआन इतना ज्यादा पिट चुका होता है कि सियोन भी कहती है, डुआन अब शायद तुम्हें रुक जाना चाहिए। बट तभी यूनशियोंग नाम का वो बंदा सियोन के आगे आता है और कहता है, ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जरा तुम उस लड़के डोहान को देखो, वो पूरी तरह कांप रहा है। एंड हम देखते हैं डोहान को जिसकी टोटली बत्ती गुल हो चुकी होती है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इस सामने खड़े दरिंदे से कैसे निपटने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कैंग को जो कि कह रहा होता है, वाओ यार मैं इतने ज्यादा टाइम बाद फाइट कर रहा हूँ, मेरे शोल्डर अकड़ चुके हैं। और यूनशियोंग अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। बट डुआन अपना हाथ जमीन पे पटकता है और खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई। और ये चीज देख के कैंग भी कहता है, वो तूने अभी भी गिव अप नहीं किया। डुआन खड़े होने के बाद कैंग को देखता है, ऐसा इन लोगों को लग रहा था क्योंकि वो तो देख रहा होता है एग्जिट डोर को। वो कैंग का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, तुम्हें याद नहीं आ रहा मिडिल स्कूल में हम लोग काफी ज्यादा क्लोज थे। बट ऑन द अदर साइड कैंग कहता है, अच्छा लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तू मुझे मोटी चमड़ी वाला सुअर कह रहा था। इसे देख के डुआन कहता है, अरे नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, दोस्त लोग तो एक दूसरे पे ऐसे जोक्स थ्रो करते रहते हैं राइट। और ये कहते हुए डुआन अपने मन में सोच रहा होता है, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद अपनी मॉम से कह के किसी दूर दराज आइलैंड पे चला जाऊंगा। एंड फिर क्या डुआन यहाँ से भागने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका पैर उसी की जैकेट में उलझ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, यार क्या किस्मत है मेरी, काश मैंने ये जैकेट ना उतारी होती। और जब वो आगे गिरने लगता है उसका हाथ गलती से जाके लगता है कैंग के चेस्ट पे। एंड ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है ना कि लिटरली कैंग अपनी जगह से उड़ता हुआ पीछे जाते गिरते पड़ते सीधा जाके लगता है लिफ्ट के डोर पे। एंड उस चीज का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि लिफ्ट का डोर तक पीछे की तरफ पिचक चुका होता है। और ये देख के हर कोई शॉक था, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सबके 12 बज चुके थे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और तभी एक बंदा यहाँ पर बोल पड़ता है, मुझे पता है कि अभी उसने क्या किया, उसने अपनी बॉडी की सारी एनर्जी अपने पाम में डाली ताकि वो अपने अपोनेंट को एक ही बार में नॉकआउट कर सके। ये मार्शल आर्ट्स का एक सीक्रेट मूव है जो कि अपोनेंट की बोन्स और ऑर्गन्स को एक ही टाइम में डिस्ट्रॉय कर देता है। मुझे पता है ये एक अल्टीमेट अटैक है जिसका नाम है ड्रैगन पुश। ऑन दी अदर साइड डुआन को तो पता होता है कि ये कोई ड्रैगन पुश वगैरह कुछ भी नहीं था, बल्कि ये तो थी हमारी क्रिटिकल हिट जिसने की देर से ही सही बट फाइनली कैंग की बत्ती बुझा दी थी एक ही अटैक में। डुआन को लग रहा होता है कि उसने कैंग का काम तमाम कर दिया, बट तभी वो अपने सामने देखता है कि कैंग तो फिर से उठ खड़ा हुआ। वो डुआन से कहता है, साले तू इतना ज्यादा पावरफुल था बट अपनी पावर को छुपा रहा था, आखिर तू मेरे साथ इस तरह का गेम खेल रहा था हाँ। और ये देख के डुआन को पता चल चुका होता है कि इसका तो फुली दिमाग खराब हो चुका है और इसके चलते डुआन डर की वजह से कांपने लगता है। और आसपास खड़े हुए लोग कहते हैं, जरा उसे देखो वो तो डर की वजह से कांपने लगा है, बट एक सेकंड ये आखिर हंस क्यों रहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका टेस्ट अगर एक बार किसी बंदे को लग जाए तो वो खुद को रोक नहीं पाता उसे बार बार ट्राई करने के लिए। एंड सेम चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर बचपन वाले डुआन के साथ हुई होती है जहाँ पर लगातार इतनी बार फेल होने के बाद फाइनली वो एक बार जीत चुका होता है। एंड इस चीज ने उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया होता है कि लिटरली डुआन अब 7वें आसमान पे पहुंच चुका होता है। और यही सेम चीज हो रही होती है प्रेजेंट मोमेंट पे जहाँ पर डुआन फुली रेस में जाते हुए कैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड ऑन दी अदर साइड कैंग भी फुली रेडी हो चुका था, उसे लगा डुआन फिर से वही अटैक करने आ रहा होता है, इसलिए वो अपना डिफेंस अपने चेस्ट के पास करता है। बट डुआन का प्लान यहाँ पर कुछ और होता है, उसका मुक्का सीधा जाता है कैंग के मुंह की तरफ। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो ओशियंस का सबसे बड़ा शिकारी होता है यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क, ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि लिटरली किसी को भी एक ही बार में मार सकती है। बट शिकार के दौरान अगर गलती से इसकी नाक पे चोट लग जाए तो ये इतनी बड़ी मॉन्स्टर भी दुम दबा के भाग लेती है। और यहाँ पर सेम चीज हो रही होती है कैंग के साथ। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा मजबूत है, बट अगर सामने वाले का एक कमजोर सा मुक्का भी आके तुम्हारी नाक पे लगता है तो फिर तुम्हारा गेम ओवर होने से कोई भी नहीं बचा सकता। एंड डुआन यहाँ पर अपनी फुल पावर यूज करके कैंग की नाक पे क्रिटिकल हिट करता है। आई मीन यहाँ पर उसने कोई स्किल यूज नहीं की बल्कि उसके बॉडी में जितनी भी पावर बची थी उसने सब कुछ झोंक डाली होती है। ये अटैक इतना ज्यादा डेडली होता है कि कैंग की नाक से खून निकलने लगता है एंड वो बंदा दूर जाके अपने घुटनों पे आ चुका होता है। वो डुआन को गालियां देते हुए कहता है, साले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बट डुआन यहाँ पे उसे छोड़ने के मूड में नहीं होता, वो सीधा जाता है और कैंग को ग्रैब कर लेता है और वो बहुत ही डेडली वे में कहता है, साले अपने ऊपर ध्यान दे। और फिर क्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में डुआन ने कैंग का गला एक हाथ से बहुत ही कस के दबा
दबा रखा होता है। ऑन दी अदर साइड उसने अपने दूसरे हाथ का यूज करके कैंग की नॉस्ट्रल्स में उंगली डाल के उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। एंड यहाँ पर लिटरली इतना गंदा सीन चल रहा होता है ना, इसे देख के आसपास जितने भी बंदे खड़े थे वो सभी कहने लगते हैं, ओ भाई ये डुहान नाम का एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। एंड ये चीज देख के शियोन भी टोटली शॉक हो चुकी होती है क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद का सीन और हमें पता चलता है कि फाइनली कैंग नॉकआउट हो चुका होता है। एंड डुहान के पीछे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जिसपे कैंग ने उसे पटका था उससे ऑयल लीक हो रहा था। एंड वहीं पड़े हुए एक वायर की वजह से वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है और डुहान चिल्लाने लगता है कि वो जीत चुका है। साथ ही में पीछे से जो आग की लपटें निकल रही हैं, भाई साहब एकदम 10 आउट ऑफ 10। बट तभी ऑरा फार्मिंग काफी ज्यादा हो चुकी होती है। डुहान पीछे पलट के देखता है और कहता है, अबे साला यहाँ पर अब आग कैसे लग गई। और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एंड उन्हीं बंदों के साथ पुश होते होते डुहान भी बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका होता है। और वो नीचे पहुंचने के बाद कहता है, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरी बॉडी छोड़ के भाग जाएगा। चलो रुको, पहले मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा कि आगे करना क्या है। बट 1 सेकंड, आखिर सियोन कहाँ पे है। और तभी पीछे खड़ा हुआ एक बंदा कहता है, वो सियोन तो वहीं पे रह गई, क्या किसी ने उसे देखा। और ये सुनते ही डुहान वहां से दौड़ पड़ता है सियोन को बचाने के लिए। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और वो भी सीढ़ियों के थ्रू वो चढ़ के जाता है और देखता है उस फ्लोर पे जहाँ पे सियोन तो एकदम टोटली फाइन होती है। दरअसल वो बंदा जो कि इस असेंबली को होस्ट कर रहा होता है उसने फाइनली इस आग को बुझा दिया होता है। और वो बंदा जाते हुए डुहान से कहता है कि आज आग की वजह से इस असेंबली मीटिंग को पोस्टपोन किया जाता है, जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। खैर वो सब बात की बात है क्योंकि बोरेम का जो नया रिप्रेजेंटेटिव है वो है आप डुहान। हाँ, एंड ये सुन के डुहान की बत्ती गुल हो चुकी होती है। वो बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं किस पचड़े में फंस गया। ऑन दी अदर साइड सियोन जो कि उसके बगल में जा रही होती है वो कहती है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, खैर तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास हर चीज का प्रॉपर प्लान है। और अभी के लिए तो तुम्हें ये चीज का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम फाइनली बुरी काउंसिल के मेंबर से बच गए, वरना वो लोग तुम्हें छोड़ते नहीं। खैर इसी सब बातचीत के दौरान फाइनली सियोन का घर आ चुका होता है। वो डुहान से कहती है, अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय। बट डुहान उसे वही टॉय देते हुए कहता है जो कि उसने शॉपिंग मॉल में जीता था, कि मुझे माफ करना, अब मेरे पास बस एक ही बचा है, बट ये शायद वही चीज है जिसे कि तुम शॉपिंग मॉल में देख रही थी। एंड सियोन पूछती है, आखिर ये क्या है। एंड फिर हमें पता चलता है कि हमारे भाई का यहाँ पर भी कट चुका है। दरअसल सियोन इस टॉय को नहीं बल्कि उसके पीछे लगे वांटेड पोस्टर को देख रही होती है। एंड एट लास्ट जाते हुए वो डुहान को थैंक यू बोलती है। एंड जब डुहान पूछता है आखिर किसके लिए, तुम्हें तो ये टॉय पसंद भी नहीं आया होगा, तब वो पीछे पलट के देखती है और कहती है, क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। एंड ये पैनल देख के डुहान तो एकदम लाल पीला हो चुका होता है। उसके बाद क्या, उसके सामने अगेन एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है, बॉय बिकम अ मैन, क्वेस्ट कंप्लीटेड। एंड फाइनली यहाँ पर डुहान को रिवॉर्ड मिल चुका होता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता बल्कि हमें दिखाई जाती है डुहान की अजीब सी शक्ल। और फिर उसके बाद क्या, फिर हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर डुहान फाइनली अपने नए सेमेस्टर के लिए तैयार होता है। एंड पूरे स्कूल में डुहान सबसे पहले स्कूल में आ चुका होता है, इवन यहाँ पर टीचर्स भी नहीं आए होते। और उसने ऐसा किया था कि वो यहाँ पर आके अपनी गेमिंग का सेटअप लगा सके। वो जाता है, अपनी सीट देखता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी क्लास में एक और बंदा है और इस बंदे के आईडी कार्ड पे लिखा होता है यून शियोंग हान। एंड डुहान को ऐसा लग रहा होता है कि उसने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। एंड तभी डुहान को याद आता है कि सियोन ने इसे बताया था ये स्लिम का रिप्रेजेंटेटिव है एंड कुछ भी हो जाए इस बंदे से पंगा नहीं लेना क्योंकि पूरी बुली काउंसिल का ये सबसे खतरनाक मेंबर है। एंड सियोन की बातें याद करते ही डुहान अपनी जगह पे कांपने लगता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये सरफिरा यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड तभी हम लोग देखते हैं यून शियोंग को जो कि अपनी जगह से उठता है और कहता है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम भी फाइनली एक रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो, राइट। खैर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लगता है ये जगह एकदम बेटर है तुम्हारी तोड़ने के लिए। लोग देखते हैं कि यून शियोंग ने डुहान को हवा में उठा रखा होता है और डुहान यून शियोंग से कह रहा होता है, 1 सेकंड रुको, मैं भी अब बुली काउंसिल का मेंबर बन चुका हूँ, यानी कि हम लोग सेम साइड पे हैं तो हमारे बीच फाइटिंग अलाउड नहीं होगी, राइट। और तभी यून शियोंग कहता है, सेम साइड पे, तुझे क्या लगता है आखिर बुली काउंसिल ने तुझे पनिश क्यों नहीं किया। और क्योंकि तुझे अगर ऐसा लग रहा है तू रिप्रेजेंटेटिव है तो तू गलत है बेटे, क्योंकि जो बुली काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो आपस में फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर पावर से रैंक को सेटल किया जाता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे बदला लेने आया हूँ जो तूने पंगा किया था स्लिम डोंग के साथ। बट वेरी नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि यून शियोंग ने डुहान को छोड़ दिया होता है और कहता है, चलो छोड़ो, मैं इस तरह की चीजों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड जैसा कि तू कह रहा था कि अब हम लोग सेम साइड पे हैं तो अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं स्लिम डोंग के हर एक बंदे को समझा दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई भी पंगा ना करे। एंड इतना कह के यून शियोंग वहां से चला जाता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है एंड डुहान सोच रहा होता है कि यून शियोंग तो मेरी क्लास में भी नहीं था लेकिन वो आखिर यहाँ पे मेरे लिए इंतजार क्यों कर रहा था। खैर इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं कंसर्न हूँ। पूरा फर्स्ट पीरियड बीत गया, पूरा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लगभग लंच पीरियड आने को है एंड ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है लंच ब्रेक का, बट स्टिल किसी ने मुझे अब तक अप्रोच नहीं किया अपना गेम खेलने के लिए। एंड वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे डुहान ने अपना पूरा गेमिंग का सेटअप तामझाम रेडी कर रखा होता है बट किसी
ने भी उससे गेमिंग के लिए नहीं पूछा होता और डुआन वहां से उठ के जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्लासरूम इतनी ज्यादा शांत कब से हो गई। एंड वो कॉरिडोर में जाते हुए भी यही सोच रहा होता है कि जब नया साल स्टार्ट होता है तब जो स्कूल की बुलीज होते हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और जो कमजोर टारगेट्स होते हैं उन्हें मिलकर बुली करते हैं। एंड ऐसा करके वो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे देते हैं कि अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। एंड जब डुआन ये सब सोच ही रहा होता है उसके पीछे से आवाज आती है और तभी हमें नरेटर द्वारा पता चलता है कि अगर सेम क्लास में दो या दो से ज्यादा बुलीज हो, आई मीन उस क्लास में कंपटीशन हो, तो बुलीज लोग फाइटिंग करके अपने मामले को सुलझा लेते हैं कि आखिर क्लास का किंग कौन है। खैर साल के इस समय तक स्कूल एकदम वैसी जगह बन जाती है जहाँ पर जंगल के लॉस चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि पहुंच चुका होता है वॉशरूम में। एंड जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर करता है वो देखता है जेमिन को और उसे याद आने लगता है कि जेमिन के साथ उसका क्या क्या मैटर हुआ था। एंड उसे ऐसा लगता है कि जेमिन अब उससे बदला लेगा। डुआन पीछे हट के खुद को बचाने का ट्राई करता है बट जेमिन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि उसे पता चला है कि डुआन रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है बोरमाई का। एंड जेमिन कहता है कि मैंने खुद देखा है तुम यूनशोंग के कितने ज्यादा क्लोज हो, बिल्कुल वैसे ही जितने ज्यादा क्लोज हम लोग हैं, राइट। एंड इस दौरान डुआन बस यही सोच रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या। खैर इसी बीच जेमिन कहता है ओह मेरे होमवर्क करने का टाइम हो चुका है, चलो मुझे चलना चाहिए। एंड इस टाइम इस बंदे ने लिटरली घड़ी भी नहीं पहनी होती। खैर ये अजीब सा बिहेवियर करके जेमिन तो वहां से चला जाता है और डुआन अपने मन में सोच रहा होता है कहीं मैंने इसके सर पे कुछ ज्यादा ही जोर से तो नहीं मार दिया। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लंच टाइम खत्म हो चुका होता है और हम देखते हैं डुआन को जो कि स्टिल बैठा हुआ होता है अपना गेमिंग सेटअप लगा के और वो बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जो यूनशोंग ने बात कही थी कि अब कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे लगता है वो बात सही थी। खैर अगर वाकई में ऐसा है तो अब मैं अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ जहाँ पर अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। बट मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे लगता था ये सिस्टम मुझे बुलीज के अगेंस्ट फाइट करवाएगा बट इस सिस्टम के चलते अब मैं खुद बुली काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ। आखिर ये सिस्टम मेरे से करवाना क्या चाहता है। एंड तभी डुआन को उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम आज गेम्स नहीं खेल रहे। एंड जैसे ही डुआन पीछे पलट के देखता है वो देखता है उसके सामने खड़ी होती है एरिन। एंड इतना ही नहीं, एरिन डुआन को एक गिफ्ट भी देती है। एंड जब डुआन उससे रीजन पूछता है तब वो कहती है कि लास्ट टाइम जब वो दोनों मिले थे डुआन ने उसकी जान बचाई थी एंड उस टाइम उसने डुआन को थैंक यू भी नहीं बोला था, तो ये बस उसी के बदले में है। एंड जैसे ही डुआन गिफ्ट खोलता है वो देखता है कि गिफ्ट के अंदर होता है एक जिंदा ऑक्टोपस। एंड एरिन डुआन से कहती है कि अगर तुम एक जिंदा ऑक्टोपस खाओगे तो तुम्हारी एनर्जी बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। बट इससे पहले इनकी कन्वर्सेशन एंड हो पाती हम देखते हैं एक लाल बाल वाला बंदा आके डुआन से कहता है ओए सुन मेरे लिए गेम खेल। एंड इतना कहते ही ये बंदा यहाँ से चला जाता है। एरिन डुआन से पूछती है क्या वो इसे जानता है, डुआन कहता है नहीं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक डार्क रूम का सीन जहाँ पर काफी सारे कैमरास रखे होते हैं। एंड तभी हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है तो तुमने किसी के साथ टीम अप कर लिया यूनशोंग, आज से पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया। एंड तभी हम लोग देखते हैं यूनशोंग हान को जिसने की अपने हाथ में कुछ फोटोज पकड़ रखी होती हैं और वो सामने वाले बंदे से कहता है तो तुम इसके बारे में क्यूरियस हो हाँ। एंड तभी हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को जो कि होता है स्लिम डोंग का नंबर 2। आई मीन ये लौंडा यूनशोंग से जस्ट छोटी रैंक पे है। एंड ये कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे इसके पीछे अपने रीजंस होंगे। और तभी यूनशोंग उससे कहता है मुझे लगा अगर मैं उसे डराऊंगा, उस पर हमला करने की कोशिश करूंगा तो वो खुद को डिफेंड करेगा या फिर मेरे ऊपर काउंटर अटैक करेगा, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा जब मैं उस पर अटैक करने वाला था उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी वो दूसरा बंदा कहता है पक्का यहाँ पे दो रीजंस होंगे, या तो वो रियलिटी में डर गया होगा या फिर वो तुम्हें पागल बना रहा होगा ताकि तुम अपना गार्ड डाउन कर दो। बट यूनशोंग कहता है नहीं, इनमें से एक भी नहीं, वो सच में डर रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। बट जिस तरीके से वो देख रहा था वो काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहा था किसी चीज के लिए। खैर मुझे असेंबली मीटिंग से ही ऐसा लग रहा है कि उस बंदे के बारे में पक्का कुछ तो स्पेशल है। और तभी वो दूसरा बंदा कहता है इसलिए तुमने उसके साथ टीम अप किया। बट तभी यूनशोंग कहता है अरे नहीं, ये रीजन नहीं है, बट अभी के लिए मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे सुनने की जगह खुद जाके देखोगे तुम्हें कई गुना ज्यादा मजा आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डुआन को जो कि चल के जा रहा होता है और उसी लाल बाल वाले बंदे के पास जाके खड़ा हो जाता है और जाके उससे कहता है ओए उठ। और तभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है यूनशोंग और उसके साथ वाले बंदे पे, जहाँ पे वो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्लास 3 में आज कुछ ज्यादा ही शांति है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एंड यूनशोंग उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है ऐसा शायद इस बंदे की वजह से हो रहा है। एंड वो दूसरा बंदा फोटो देखते हुए कहता है वो ये तो सियोंग है, क्या ये भी डुआन की क्लास में है? मुझे लगता है अब तो पक्का कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सीन दोबारा शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि डुआन पे, जो कि कह रहा होता है तूने यूनशोंग की बात नहीं सुनी क्या? अगर तू अपनी नहीं तोड़वाना चाहता तो चुपचाप उठ और अपने लिए खुद गेम खेल। एंड तभी वो लाल बाल वाला बंदा उठता है और कहता है मैंने सही से सुना नहीं, आखिर तू क्या कह रहा था, जरा एक बार फिर से तो कहना। और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा स्लिम डोंग का नहीं बल्कि ये बंदा बिलोंग करता है बोंगचियोन रीजन से। बट तभी डुआन कहता है अबे तू साले कोई बच्चा है क्या? चल फिर से सुन, मैं कह रहा हूँ मैं तेरे लिए गेम्स नहीं खेलने वाला। एंड अगर तूने एक बार फिर से मुझसे गेम खेलने के लिए कहा तो मैं तेरी शिकायत यूनशोंग से जाके कर दूंगा।
दूंगा। खैर वेरी नेक्स्ट मूवमेंट सियोंग उस पे एक डेडली स्टेयर करता है एंड इससे डुआन की थोड़ी थोड़ी फटनी स्टार्ट हो गई थी, बट अगले ही मूवमेंट वो उससे फोन वापस ले लेता है और डुआन से कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। एंड डुआन उससे कहता है ऑफ कोर्स, और इसी के साथ वो पीछे पलट के देखने लगता है। उसे लगता है कि उसने यहाँ पे जो हीरोपंती दिखाई उससे एरन तो इम्प्रेस हो ही गई होगी। एंड वो जैसे ही पीछे पलट के देखता है वो देखता है कि एरन की दोस्त उसे वापस उसकी क्लास में ले जा रही है। मतलब यहाँ पर डुआन ने जो ऑरा फार्मिंग की थी उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। बट तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर लंच टाइम हो चुका होता है एंड डुआन सोच रहा होता है अगर वो जल्दी कैफेटेरिया में पहुंच जाए तो शायद वो एरन के साथ लंच कर सकता है। एंड इससे पहले डुआन एक भी कदम आगे बढ़ा था, उसे पीछे से आगे कोई पकड़ लेता है एंड वहीं पे उसे रोक लेता है। और जैसे ही डुआन पीछे पलट के देखता है वो देखता है जिहान को एंड जिहान उसे डरते हुए कहता है डुआन एक सेकंड रुक जाओ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सियोंग को जो कि कॉरिडोर से जा रहा होता है एंड इसे देख के सारे बंदे इससे दूर भाग रहे होते हैं। एंड जैसे ही सियोंग कैफेटेरिया में एंटर करने वाला होता है एक बंदा स्लाइड करते हुए आता है और इसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो फुल चौड़ में कहता है कि सेकंड ईयर वाले पीछे रहे क्योंकि अभी थर्ड ईयर वाले पहले खाना खाएंगे। एंड इतना कहते ही वो बंदा अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और कहता है ओए भाई लोग तुम लोग कहाँ पे हो, जल्दी आओ, मैंने यहाँ पर एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा है। एंड तभी सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन जियान से पूछता है कि क्या तुम भी इसी क्लास में हो। एंड जियान इसका रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ बट अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो डुआन को बताते हुए कहता है कि अभी कुछ ही सेकंड पहले तुम अपनी खुद की फील्डिंग सेट करने जा रहे थे। और जब डुआन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तब जियान कहता है क्या तुम्हें सियोंग के बारे में नहीं पता। ये बात तो सच है कि वो एक बुली है बट वो दूसरों की तरह नहीं है। वो बिना किसी रीजन के किसी से पंगा नहीं लेता और जब भी कोई उससे पंगा करने की कोशिश करता है तब भी वो हमेशा काम रहता है। एंड तब डुआन पूछता है अगर ऐसा है तो फिर इसमें डरने की क्या बात है। बट तभी जियान कहता है लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो कि उसे पागल सांड बना देती है और ऐसा तब होता है जब कोई उसके सामने आ जाता है यानी कि उसे ओवरटेक कर देता है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन्हीं दोनों बंदों पे जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थर्ड ईयर का बंदा सियोंग पे काफी ज्यादा चौड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सियोंग बहुत ही ज्यादा डेडली वे में बोलता है ओए मेरे सवाल का जवाब दे, क्या तू मुझसे ज्यादा तेज है। एंड वो थर्ड ईयर वाला बंदा सियोंग पे थप्पड़ मारने वाला होता है और कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुझसे ज्यादा। एंड वो बंदा अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाता बट इससे पहले सियोंग उसके पेट में एक खतरनाक सा मुक्का दे मारता है। एंड वेरी नेक्स्ट मूवमेंट जब ये बंदा काउंटर अटैक करता है सियोंग उसे आराम से डॉज कर लेता है और फिर से इस पे 3 मुक्कों का एक खतरनाक कॉम्बो बजा देता है। और बार बार लगातार ये थर्ड ईयर का बंदा जितने भी अटैक किए जा रहा था सियोंग उन्हें आराम से डॉज कर रहा था और ना सिर्फ उन्हें डॉज बल्कि सियोंग लगातार उस बंदे पे काउंटर अटैक भी करे जा रहा था। एंड हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर सियोंग ने इसे मार मार के इसका कुत्ता बना दिया होता है और चारों तरफ खून ही खून होता है। एंड ये नजारा देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबकी फट चुकी होती है और सियोंग यहाँ से जाते हुए कहता है जब तू मेरे से ज्यादा तेज नहीं है तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। एंड ये सब डुआन एंड जिहान भी पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं एंड इन दोनों की ये सब देख के बत्ती गुल हो चुकी होती है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर छुट्टी हो चुकी होती है, डुआन वापस अपने घर जा रहा होता है और अपने मन में लगातार यही सोच रहा होता है कि वो बंदा सियोंग को काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। वो नो डाउट किसी को बिना वजह परेशान नहीं करता लेकिन अगर कोई उसके सामने चला जाए तो सच में वो यमराज बन जाता है। बट लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा तो आखिर मेरा उसके साथ पंगा होने का कोई चांस ही नहीं बनता। एंड डुआन ये सब सोच के बस आगे जा ही रहा होता है तभी उसके सामने अकेले एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है और इस बार उसे क्वेस्ट मिला होता है कि उसे दौड़ते हुए सियोंग को ओवरटेक करना है और जो इस क्वेस्ट की टाइम लिमिट होती है वो होती है केवल 10 मिनट। सो डुआन चिल्लाते हुए कहता है यार आज का ये दिन कितना ज्यादा अच्छा जा रहा था, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा एंड मुझे पता है मैं जैसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा मुझे अगला क्वेस्ट मिल जाएगा जिसमें मुझे उस पागल सियोंग के साथ फाइट करके उसे डिफीट करना होगा। खैर जो सबसे बड़ी बात यह है मुझे इस क्वेस्ट को केवल 10 मिनट में पूरा करना है तो नो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि आखिर सियोंग अभी है कहाँ। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एक अलग जगह का सीन जहाँ पर 2 बिल्डिंग्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर एक लड़का पड़ा होता है और कह रहा होता है प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। वो लगातार माफी मांग रहा होता है और कहता है मैं अपनी ट्यूशन क्लास के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैं भाग रहा था, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम मेरे सामने थे सियोंग। एंड हम देखते हैं जिस बंदे के पैर पकड़ रहा होता है वो होता है सियोंग। एंड ये पागल इससे भी सेम यही चीज पूछता है क्या तू मुझसे ज्यादा फास्टर है। एंड ये बोलते हुए इसे बहुत ही गंदी तरीके से तोड़ता है। एंड इसके बाद ये सियोंग तो वहां से अपना बैग लेके चला जाता है बट ये बंदा यहाँ पर जमीन पे गिरा हुआ होता है और लगातार रोए जा रहा होता है। बट तभी कोई आता है जो कि इसे अपना रूमाल देते हुए कहता है ओए एक आदमी को रोना नहीं चाहिए, क्या तुझे ये बात नहीं पता है। ये उस बंदे को थैंक यू बोलता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। ये बंदा कहता है ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या तुझे उससे बदला चाहिए। तो पीछे पड़ा हुआ एक कमजोर बंदा कहता है हाँ मुझे बदला चाहिए लेकिन मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। लेकिन हमारा लौंडा डुआन यहाँ पे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें देख के मुझे अपने पास्ट सेल्फ की याद आ गई, पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक लूजर हुआ करता था बट अब ऐसा नहीं है। एंड ये सब सुन के ये जो बंदा पीछे पड़ा होता है इसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी आ चुकी होती है। बट आई डोंट नो डुआन आखिर यहाँ पे ऐसा कह क्यों रहा है क्योंकि भाई ये अभी भी एक लूजर ही है। और
ये हमें बहुत जल्दी पता भी चल जाता है, जहाँ पर हम इसकी शक्ल देखते हैं और इसके 12 बज चुके हैं। बट स्टिल फटे सो फटे बट नवाबी ना घटे। डुआन लास्ट में कहता है मैं मेक श्योर करूंगा कि ये नमूना दोबारा किसी के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए कभी भी। एंड ये बोलते हुए हम देखते हैं कि डुआन के हाथ में काफी सारी कीज होती हैं। सो मे बी ये वही रिवॉर्ड होंगे जो कि उसे चेन क्वेस्ट कंप्लीट करने के बदले में मिले थे। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 6 दिन पहले वाला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं डुआन को जो कि सियोन से कह रहा होता है बाय। एंड इसके बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है कि उसने बॉय बिकम मैन क्वेस्ट को कंप्लीट किया है। एंड जस्ट बिकॉज उसने 8 क्वेस्ट को लगातार चेन में कंप्लीट किया है, इसलिए उसके रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। जहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे डुआन को मिली होती है बंच ऑफ कीज, जिसमें एक होती है गोल्डन की एंड 4 होती है ब्रॉन्ज कीज। इन्हें देख के डुआन एकदम बावला हो चुका होता है। जहाँ पे सिस्टम डुआन को ये भी बताता है कि उन्हें इस कीज को एक ही बार में यूज करना होगा। एंड अगर उसने एक की का यूज किया एंड बाकी सबका यूज नहीं किया तो बाकी अदर कीज डिसअपियर हो जाएंगी। खैर डुआन कहता है अगर तुम ये बात ना बताते तब भी मैंने एक ही बार में यूज करने वाला था। बट डुआन साइड बाय साइड ये भी सोच रहा होता है कि मुझे इन कीज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला क्वेस्ट मुझे क्या मिल सकता है, तो उस हिसाब से मैं इन्हें तब यूज कर सकता हूँ। हालांकि डुआन को तब बहुत खुजली मच रही होती है इन कीज को यूज करने की, बट वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए इन कीज को तब बचा लेता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट पे, जहाँ पे डुआन कहता है ओए लूजर, क्या तुझे पता है सियोंग यू की कोई वीकनेस है? ये पीछे पड़ा हुआ बंदा कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस दरिंदे की कोई वीकनेस है भी। डुआन कहता है हाउ अनफॉर्चुनेट। एंड ये कहते ही डुआन उस गली से बाहर निकलता है एंड दौड़ते हुए जाता है दूसरी जगह, जहाँ पर हम देखते हैं डुआन की हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरी सीने से बाहर निकल आएगा। खैर वो इसी के साथ अपने सामने सिस्टम विंडो ओपन करता है एंड यूज करता है अपनी गोल्डन की को, जहाँ पर गोल्डन की एक रैंडम स्किल को अनलॉक करती है। एंड इस बार उसे जो स्किल मिली होती है वो होती है गैप जैप। खैर इस स्किल का नाम काफी अजीब है, इसलिए हम लोग इसे इन फ्यूचर ब्लाइंड स्पॉट अटैक कहने वाले हैं। इसे यूज करने के लिए माना पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 20। एंड इसकी स्पेशलिटी होती है कि जहाँ पे अपोनेंट ने अपना गार्ड डाउन कर रखा होता है इसका अटैक सीधा वहीं पड़ता है। हालांकि डुआन इस स्किल से काफी इंप्रेस होता है, बट अब उसे रिक्वायर्ड थे माना पॉइंट्स। वो कहता है माना पॉइंट्स और अपनी ब्रॉन्ज की से उन्हें ही अनलॉक करता है। उसे 100 माना पॉइंट्स मिल चुके होते हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक फाइट के लिए। एंड डुआन साइड बाय साइड सोच रहा होता है कि जो बंदा है सियोंग यू वो ट्रैक टीम का हिस्सा था, आई मीन उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी होगी, तो नो डाउट मुझे अपनी बची हुई कीज यहाँ पे यूज करनी चाहिए। हालांकि अभी हमें दिखाया नहीं जाता कि उसने कीज को कहाँ यूज किया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बस का सीन जिसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है, बट हम देखते हैं सियोंग इसे पीछे से इसके बालों के थ्रू पकड़ने वाला होता है। बट तभी वहाँ पे डुआन आता है जो कि इसका कॉलर पकड़ के इसे पीछे की तरफ घसीट देता है। एंड यहाँ पे डुआन का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। डुआन डरते हुए कहता है क्या इसके कोई चांस है कि अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो तुम मुझे माफ कर दोगे? एंड तभी एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है चेन क्वेस्ट विल बी फॉलो। एंड डुआन को नेक्स्ट क्वेस्ट मिल चुका होता है जिसमें उसे डिफीट करना है सियोंग यू को। एंड फिर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं कि डुआन ने ब्लाइंड स्पॉट यूज किए होते हैं सियोंग पे, जहाँ पे उसने एक कमाल का हिट मार दिया होता है। इस अटैक से नो डाउट सियोंग को काफी डैमेज हुआ होता है। वो नीचे की तरफ झुक चुका होता है और बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है तू साले बहन के घोड़े। एंड इतना देखते ही डुआन वहां से दौड़ लगा लेता है, बट जैसे वो पीछे पलट के देखता है सियोंग उसके जस्ट पीछे होता है। वो डुआन को बैग सहित पकड़ के दूसरी डायरेक्शन में फेंकता है जिससे कि डुआन दूर जाके गिरता है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या इतना क्रिटिकल हिट खाने के बावजूद भी कोई बंदा इतनी तेज दौड़ सकता है? सियोंग चलते हुए उसके पास आ रहा होता है और कहता है तुझे क्या लगता है तुम मुझसे फास्टर? बट इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता है डुआन उस पर फिर से ब्लाइंड स्पॉट यूज करता है। एंड इस बार वो 3 स्ट्राइक का कॉम्बो बजाता है। एंड उसी के साथ वो कहता है वो मुझे लगता है मैं तुझसे काफी फास्टर हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है वाओ जो मैंने अभी किया वो तो काफी कूल था नहीं? एंड डुआन को लग रहा होता है ये जो सियोंगू नाम का बंदा है ये काफी ज्यादा वीक है, वो इसे तो हैंडल कर ही सकता है। बट उसकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है। जैसे ही सियोंगू अपना बैग नीचे फेंकता है एक जोर का धमाका होता है। एंड डुआन को ये तो पता चल जाता है कि ये इतना स्लो सिर्फ इस बैग की वजह से था। एंड वेरी नेक्स्ट मूवमेंट इससे पहले डुआन रिएक्ट भी कर पाता सियोंग उसके आमने सामने आ जाता है। डुआन फिर से उस पर ब्लाइंड स्पॉट ट्राई करता है बट सियोंग उसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और डुआन के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है जरा फिर से कह। एंड इसी बीच डुआन फिर से एक स्ट्राइक करता है बट सियोंग उसे भी डॉज कर लेता है और एक और मुक्का मारते हुए कहता है जरा फिर से कह। एंड ये बोलते हुए वो डुआन को इतनी कस के मारता है कि डुआन गुलाटियां खाते हुए पीछे जाके गिरता है। एंड सियोंग उसके पास आते हुए कहता है अबे साले बहन के घोड़े मुझे नहीं पता मैंने तुझे स्कूल में कब देखा था, आखिर तूने मेरे साथ पंगा लिया ही क्यों? वही डुआन अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे फैल्कन ड्रॉप यूज करनी चाहिए, बट उसकी माना रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। एंड जिस तरह की स्पीड इस बंदे के पास है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फैल्कन ड्रॉप को भी ब्लॉक कर लेगा। खैर मुझे नहीं लगता, मुझे फाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लगता है मेरा काम 25 होने वाला है। और तभी सियोंग उसके पास आते हुए कहता है पैरालाइज या फिर कोमा, बता तू क्या चूज करेगा? डुआन उस पर अटैक करते हुए कहता है इन दोनों में से एक भी नहीं, तू साले क्रेजी बास्टर्ड। एंड वो इसी के साथ फिर से ब्लाइंड स्पॉट ट्राई करता है सियोंगू पे, बट सियोंग उन्हें इजीली डॉज करे जा रहा था। बट तभी हम देखते
देखते हैं डुआन का एक मुक्का फाइनली सियोंग के चेहरे पे लैंड कर चुका होता है एंड ये देख के खुद सियोंग भी शॉक होता है कि आखिर उसने ये हिट मारी कैसे। तभी हमें दिखाया जाता है डुआन बताता है कि गेम्स में एक बहुत सिंपल रूल होता है, जब तुम अपने अपोनेंट पे बहुत ही तेज फास्ट अटैक कर रहे हो तब उन्हीं फास्ट अटैक में तुम एक स्लो अटैक मर्ज कर दो, इससे तुम्हारे अपोनेंट के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड डुआन ने सेम टेक्निक का यूज यहाँ पे किया होता है जिसकी मदद से उसने एक हिट लैंड किया सियोंग पे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जहाँ पर डुआन ने उन चाबियों को कैसे यूज किया था। डुआन को पता था कि वो सियोंग को स्पीड के मामले में तो बीट नहीं कर पाएगा, फिर क्या उसके पास जितनी भी ब्रॉन्ज की थी उसने सारी अपनी अटैक में यूज कर ली। आई मीन उसने अपनी अटैक करने की एबिलिटीज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया एंड अब उसकी टोटल अटैकिंग पावर हो चुकी होती है 31 पॉइंट्स। बट इसी बीच सियोंग डुआन पे दोबारा चार्ज इन करता है। डुआन भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे फाइट्स के बारे में कुछ नहीं पता है बट एक चीज जिसके बारे में मैं श्योर हूँ, मैं गेम्स की फाइट में कभी नहीं हारने वाला। इसी के साथ सियोंग उसके काफी क्लोज आ चुका होता है। डुआन अपने मन में सोच रहा होता है अब जब मैं इस फाइट को एक गेम की तरह ले रहा हूँ तो पहले मुझे अपने अपोनेंट के पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। एंड ये कहते हुए डुआन फिर से उस पे ब्लाइंड स्पॉट यूज करता है बट सियोंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है एंड वो डुआन पे एक पंच थ्रो करने वाला होता है। डुआन अपना डिफेंस प्रिपेयर करता है बट तभी वो डुआन पे पंच की जगह एक किक लैंड कर देता है। इस किक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि डुआन उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है एंड सियोंग कहता है तुक्का सिर्फ एक ही बार लगता है, इसका कोई चांस नहीं कि तू मुझ पे दोबारा कोई हिट लैंड कर ले। एंड तभी हम देखते हैं डुआन को जो कि कह रहा होता है ये बास्टर्ड पहले ट्रैक टीम में था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि अपनी किक्स को यूज करने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा। खैर डुआन अपनी जगह से उठते हुए दोबारा सियोंग की तरफ चार्ज इन करता है। वो एक ही साथ सियोंग पे काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट अटैक ट्राई करता है बट सियोंग उन्हें बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए पीछे जा रहा होता है। बट तभी फाइनली डुआन अपनी एक ट्रिक की मदद से सियोंग पे एक हिट लैंड करता है एंड जब उसे लगता है कि उसका काम हो गया तभी वो नोटिस करता है कि सियोंग ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। एंड इससे पहले डुआन इस मूवमेंट पे रिएक्ट भी कर पाता, सियोंग अपनी किक मार के डुआन का जबड़ा तोड़ देता है और एक मुक्का मार के डुआन को पीछे की तरफ फेंकते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है, तुझे लगता है ये फिर से मेरे ऊपर काम करेगा? अब मैं तुझे जरा भी नरमी नहीं दिखाऊंगा बल्कि अब मैं तेरी तो ऐसी तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखे। और तभी हम देखते हैं डुआन को जिसकी टोटली बत्ती गुल हो चुकी होती है। बंदा कह रहा होता है अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरी एचपी लगभग खत्म होने वाली है एंड मेरे पास माना पॉइंट्स भी अब टोटल 40 बचे हैं, मतलब अब मैं ब्लाइंड स्पॉट भी सिर्फ 2 बार यूज कर सकता हूँ। पर तभी डुआन अपनी सामने खुली हुई सिस्टम विंडो में कुछ नोटिस करता है। वो कहता है ये क्या है एंड सियोंग जो कि उसके पास आ चुका होता है वो कहता है ये एक किक है। बट इससे पहले वो अपनी किक लैंड कर पाता डुआन जमीन पे ही घूमते हुए सियोंग के दूसरे पैर पे इतनी खतरनाक किक लैंड करता है कि सियोंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड डुआन यहाँ पे कह रहा होता है अनलाइक द फैल्कन ड्रॉप ब्लाइंड स्पॉट में ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट मेंशन नहीं है जहाँ पर ये स्किल हमला करती है। एंड जब मैंने इसका नाम पढ़ा था तब मुझे लगा मुझे अपनी उंगलियों का यूज करना चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए, बट मैं गलत था क्योंकि ये तो एक ऐसी स्किल है जैसे कि मैं बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ एक्टिव कर सकता हूँ। बट खैर अब जो मैटर करता है वो ये है कि मैं इस स्किल को बस एक बार यूज कर सकता हूँ। एंड इतना कहते हुए डुआन सियोंग की जैकेट के साथ उसका विजन ब्लॉक करने का ट्राई करता है एंड इसी के साथ डुआन सियोंग पे एक अटैक लैंड करने की सोच रहा होता है बट सियोंग उसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और वो डुआन को इतनी तेज किक मारता है कि डुआन दोबारा गुलाटियां खाते हुए दूर जाके गिरता है। एंड तभी ये पगला अपनी पास पड़ी हुई ईंट को उठाता है और कहता है यही सही होगा, मुझे इसका यूज शुरुआत से ही करना चाहिए था। एंड तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि 100 मीटर की रेस हुई होती है एंड उसके विनर अनाउंस होने वाले होते हैं जहाँ पे सियोंग को फर्स्ट प्लेस चाहिए होती है बट वो आया होता है सेकंड। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं सियोंग के घर का सीन जहाँ पर उसका बाप उसे बैट से बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है। एंड हमें यहाँ पे सियोंग का वॉइस ओवर आता है जहाँ पर वो कह रहा होता है जब भी मैं फर्स्ट आने में फेल होता था मुझे पूरी रात भर अपने पापा की मार खानी पड़ती थी जस्ट बिकॉज मेरे फादर पहले एक एक्स चैंपियन थे बट एक कार एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगे चली गई जिसके बाद उन्होंने रेसिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। एंड सियोंग का बाप उसे मारते हुए कहता है तुझे ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लेनी चाहिए सियोंग यू कि जो मैं नहीं कर पाया अब वो तुझे करना है, तुझे फर्स्ट आना ही होगा हर एक रेस में। एंड जब भी हम दोबारा मिले मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एंड उसके बाद हम देखते हैं सियोंग को जिसने की लगातार जी तोड़ मेहनत की होती है ताकि वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए। वो पूरी रात भर दौड़ता था जब तक उसे उल्टी ना आ जाए एंड वो हमेशा एक सैंड बैग भी कैरी करता था अपनी पीठ पे ताकि उसकी स्पीड जितनी हो सके उतनी ज्यादा बढ़ जाए। बट इतना सब करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सियोंग की रैंक सेकंड ही आई होती है एंड उसे ऐसा लग रहा होता है कि फर्स्ट रैंक पे पहुंचना उसकी बस की बात नहीं है क्योंकि उसके और फर्स्ट रैंक के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। बट तभी उसे अचानक से एक आइडिया आता है एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं रात का सीन जहाँ पर सियोंग ने उस बंदे को बुलाया होता है जो कि रेसिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया हुआ था। वो बंदा वहां आते हुए कहता है सियोंग तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बट इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता वही जो सेकंड प्राइज की ट्रॉफी थी वो उड़ती हुई आती है और उस बंदे के मुंह में लगती है। एंड उसके बाद सियोंग उसे इतना ज्यादा पीटता है कि लिटरली उस बंदे को कोमा में पहुंचा देता है। एंड यही वो पल था जहां से सियोंग का फर्स्ट आने का पागलपन अलग ही लेवल पे पहुंच गया था।
एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहाँ पर हम देखते हैं सियोंग ने अपने हाथ में ईंट उठा रखी होती है और वो डुआन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं पहले ही किसी को कोमा में पहुंचा चुका हूँ एंड सिर्फ उस बास्टर्ड की वजह से मुझे ट्रैक टीम से भी बाहर निकाल दिया गया एंड इतना सब काफी नहीं था, उसके बाद मुझे मेरे डैड ने भी डिसोन कर दिया। खैर जस्ट बिकॉज मैं अंडर एज था इसलिए मुझे जेल नहीं जाना पड़ा। एंड ये कहते हुए वो डुआन के ऊपर ईंट मारने वाला होता है, बट तभी वो नोटिस करता है कि उसके सर पे कोई चीज है। वो देखता है कि उसके सर पे तो ऑक्टोपस है एंड उस ऑक्टोपस को देखते हुए डुआन रात की सांस लेता है और कहता है, जब मैंने इसे पीछे खींचा था तभी मैंने इसके बैग में एक ऑक्टोपस डाल दिया था, लेकिन शुक्र है ये अब तक गिरा नहीं। बट सियोंग उस ऑक्टोपस को पकड़ता है और दूर फेंकते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है ये बचकानी चीजें मेरे ऊपर काम करेंगी? बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो नोटिस करता है कि उसकी आंख में कोई लिक्विड जा रहा है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ओ फक ये क्या है? और डुआन अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, तूने जिस ऑक्टोपस को अभी दबाया ये बस उसी की इंक है और क्या। तो चलो फाइनली अब जब मैंने उसकी साइट ब्लॉक कर दी है तो अब टाइम है गैप जैब यूज करने का। जस्ट बिकॉज अब मेरे पास एक ही मौका है तो मुझे इस फाइट को एक ही अटैक में खत्म करना होगा। जहाँ पर डुआन कूदते हुए सियोंग के सर पे एक कमाल का हिट लैंड करता है एंड अपने मन में एरन को शुक्रिया बोलते हुए ऊपर की तरफ आता है और अपने सिर को सीधा दे मारता है सियोंग की जबड़े में। एंड इसी डुआन के अटैक से सियोंग नॉकआउट होकर जमीन पे गिर पड़ा होता है एंड वो यहाँ पे अनकॉन्शियस भी हो चुका होता है। जहाँ पर डुआन फुल चौड़ में आते हुए कहता है, मैंने शायद तुझे पहले भी कहा था मेरा सर पत्थर जितना मजबूत है। खैर यहाँ पर डुआन का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है एंड रिवॉर्ड के तौर पे उसे मिली होती है बंच ऑफ कीज, जिसमें एक होती है गोल्डन की एंड 2 ब्रॉन्ज कीज। डुआन उन कीज को उठाते हुए कहता है, सच में ये फाइट तो सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग थी, बट तभी उसे कुछ फील होता है एंड उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके जो एचपी पॉइंट्स है वो केवल 4 बचे हुए हैं। एंड डुआन को याद आता है कि सिमिलर तरीके से वो कैरियोके में भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। एंड डुआन को एक चीज तो पता होती है कि अगर वो गलती से यहाँ पर बेहोश हो गया तो जब ये बंदा उठेगा पता नहीं वो इसके साथ क्या करे। एंड तभी डुआन एक ब्रॉन्ज की को यूज करते हुए अपनी एचपी इंक्रीज कर लेता है एंड वो पीछे की तरफ जमीन पे गिरता हुए बोलता है, फाइनली मैंने खुद को तो बचा ही लिया। खैर मुझे नहीं लगता अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है, तो मुझे बाकी बची हुई कीज को भी यूज कर लेना चाहिए, राइट। जहाँ पे डुआन सबसे पहले यूज करता है गोल्डन की को एंड गोल्डन की को यूज करने के बदले में डुआन को एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। एंड ये वही स्किल होती है जिसकी मदद से उसने च्योलवू को फोड़ा था एंड इस स्किल की माना रिक्वायरमेंट होती है 200 पॉइंट्स। डुआन काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, मैं सोच ही रहा था आखिर ये स्किल मुझे दोबारा कब मिलेगी। एंड वो आखिरी बची हुई ब्रॉन्ज की का यूज करके अपने माना पॉइंट्स को इंक्रीज कर लेता है बाय 100। खैर डुआन खड़े होते हुए बोलता है, चलो फाइनली ये सब खत्म हुआ, अगर वो ऑक्टोपस ना होता तो मेरा तो काम खत्म था। खैर मुझे नहीं लगता मैं उस ऑक्टोपस को कभी खा सकूंगा, तो मुझे उस ऑक्टोपस को अपना पेट बना लेना चाहिए, आखिर वो है कहाँ। एंड तभी वो देखता है एक बिल्ली को जो कि ऑक्टोपस को लेके दुम दबा के निकल रही होती है। डुआन उस बिल्ली के पीछे भागता है ऑक्टोपस को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाता। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं डुआन के घर का सीन जहाँ पर उसने ऑक्टोपस की याद में एक फ्यूनरल रखा होता है एंड अपने मन में आर्यन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं ऑक्टोपस को नहीं बचा पाया। बट तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है एंड बात करते हुए डुआन उन्हें यही सब बता रहा होता है कि मेरे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, आज मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ एंड मैनी मोर। बट तभी डुआन की मॉम कहती है कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ था वो दिन अगले ही हफ्ते है, सो तुम उनकी डेथ एनिवर्सरी को मिस मत करना। एंड जब डुआन ये सब सुन रहा होता है वो देख रहा होता है अपनी एक फैमिली फोटो को जिसमें कि उसके डैड भी होते हैं। एंड इसके बाद डुआन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं एक इनकम्प्लीटेड बिल्डिंग का सीन जहाँ पर एक बंदा कोई औजार लेके बैठा होता है और कह रहा होता है, अच्छा हमारा वो गरम खून वाला सियोंग, उसने क्या किया, उसने बोरमाई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ फाइट की एंड बहुत ही बुरी तरह पिटा। अबे साले, शायद मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि तुझे किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी चाहिए। एंड ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है बेक चैंग जी एंड ये होता है बोंगचियो रीजन का नंबर 2 और इसने अपने सामने एक बंदे को बांध के रखा होता है एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है सियोंग यू। और ये बंदा दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, तुझे पता है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमें मार डालेगा अगर उसे पता चला कि हम लोग बोरमेडोंग से हार गए। मुझे ऐसे कमजोर नमूनों से सख्त नफरत है जो कि बेफालतू की मुसीबत खड़ी करते हैं। हमने तुझे सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि तेरे डैड ने तुझे छोड़ दिया, तुझे नहीं लगता तुझे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। और ये सैंडबैग क्या है, तुझे अभी भी लगता है तू ट्रैक टीम का हिस्सा है। एंड तभी ये जो वाइस रिप्रेजेंटेटिव होता है ये अपने पास खड़े हुए एक बंदे से कहता है, ये काम मैं तुझे सौंप रहा हूँ, जल्द से जल्द उस डुआन हा नाम के बंदर को मेरे पास लेके आ। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं डुआन के स्कूल का सीन जहाँ पर डुआन स्कूल में होता है और देख रहा होता है सियोंग को, बट वो स्कूल नहीं आया होता। एंड तभी जियान जो कि डुआन के पीछे बैठा होता है वो कहता है, सियोंग तो कभी अपने स्कूल मिस नहीं करता था, तुम्हें क्या लगता है कुछ हुआ होगा क्या? डुआन कहता है, हाँ हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो। बट ऑन दी अदर साइड वो अपने मन में सोच रहा होता है, काश वो गधा कभी वापस ना आए। बट तभी क्लासरूम का गेट खुलता है और एक लड़का घबराते हुए बोलता है, डुआन स्कूल में कुछ लड़के घुस आए हैं एंड पता नहीं क्यों बट वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता पीछे से आवाज आती है, हमें वो मिल गया।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लास 3 यही है ना। एंड तभी वो छोटे बाल वाला बंदा डुआन के पास आते हुए कहता है, रिप्रेजेंटेटिव डुआन, आज से पहले हम कभी नहीं मिले, बट शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एंड यहाँ पर डुआन अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे 18 साल के लूजर इंस्टिंक्ट मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं इनके साथ गया तो आज मैं नहीं बचने वाला। डुआन उनसे बहुत ही पोलाइटली कहता है, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो। बट तभी ये छोटे बाल वाला बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली घसीटते हुए ले जाएंगे, और तुम्हें अगर वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने स्टैंड कर सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले हम 10 लोगों को हैंडल कर पाओगे। एंड ये कहते हुए यहाँ पे हम देखते हैं डुआन और जियान को, जिन दोनों की फटके हाथ में आ चुकी होती है। डुआन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या है। बट तभी इस क्लासरूम का गेट दोबारा से खुलता है एंड एक बंदा अंदर आते हुए कहता है, आखिर बोंगचोन के कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं होता, ये होता है स्लिम डॉन का रिप्रेजेंटेटिव यूनशियोंग हान। बट सडनली एक बंदा यूनशियोंग पे चौड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, बट यूनशियोंग वेरी नेक्स्ट मूवमेंट इसे चक्री की तरह हवा में घुमा देता है। एंड यूनशियोंग के सिर्फ इतना करते ही इस बंदे की लिटरली एक टांग टूट चुकी होती है। ये अपना पैर पकड़ के जमीन पे लेटा हुआ होता है। बट तभी यूनशियोंग कहता है, तुम लोग डुआन को यहाँ से नहीं ले जा सकते, एंड अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हैंडल कर पाओगे, वो भी सिर्फ इन 10 बंदों के साथ। एंड ब्रो यहाँ पर ये जो पैनल है यूनशियोंग हान का, एकदम 10 आउट ऑफ 10 नो डाउट। एंड इसके बाद हम देखते हैं डुआन को, जो कि कह रहा होता है, सच में क्या सिर्फ एक किक से इतना ज्यादा डैमेज देना पॉसिबल भी है। बट तभी यूनशियोंग पे एक बंदा चार्ज करते हुए आता है, कहता है, तू साले हरामजादे। बट यूनशियोंग का एक ही मुक्का खा के इस बंदे का जबड़ा टूट चुका होता है। एंड तभी एक और बंदा पीछे से आता है, जो कि यूनशियोंग को एक चेयर के साथ मारने का ट्राई करता है, बट यूनशियोंग उसे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेता है और इस नमूने के पीछे आते हुए एक घूमती हुई किक मारता है, जिससे कि इस बंदे की दुनिया ही बदल जाती है। एंड यूनशियोंग यहाँ पे खड़ा होकर तीसरे बंदे की तरफ आगे बढ़ता है, वो कहता है, मेरे पास मत आना। एंड तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है, वो कह रहा है ना कि उसके पास मत जा, सिर्फ तब तक जब तक तू मरना नहीं चाहता। एंड हम देखते हैं यहाँ पर यूनशियोंग को 2 बंदों ने घेर लिया होता है एंड ये दोनों साथ में चार्जिंग करते हैं यूनशियोंग के ऊपर। बट यूनशियोंग इनके कॉम्बो अटैक से भी बहुत आसानी से बच जाता है एंड ये बंदा लिटरली एक हाथ से एक टेबल के ऊपर खड़ा हो गया है। एंड यूनशियोंग नीचे आते हुए इन दोनों को इतनी कस के मारता है कि इन दोनों के थोपड़े जमीन पे चिपक चुके होते हैं। एंड तभी यूनशियोंग खड़ा होकर कहता है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, एक काम करो, तुम सभी के सभी मेरे ऊपर एक साथ हमला करो। एंड यूनशियोंग के इतना कहते ही यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं ये सभी के सभी यूनशियोंग पे एक साथ चार्जिंग कर देते हैं। बट वेरी नेक्स्ट सीन में यूनशियोंग तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, बट इन नमूनों में से हर एक बंदा अलग अलग जगह जाके टकराना शुरू कर देते हैं। कोई ब्लैक बोर्ड पे जाके गिर रहा होता है, कोई अलमीरा पे, कोई टेबल्स पे एंड कई जगह। एंड ये सब देख के डुआन और जियान की तो बत्ती गुल हो चुकी होती है, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कोई इस तरह से फाइट कर भी सकता है। एंड डुआन अपने मन में सोच रहा होता है, इसलिए सियोन ने मुझे मना किया था कि मैं इस बंदे के साथ किसी भी तरह का पंगा ना करूं, आखिर ये इल्जिन गैंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन टॉप से, जहां पर हम देखते हैं यूनशियोंग ने पलक झपकते ही 9 नमूनों का काम तमाम कर दिया होता है। एंड तभी जो इन बंदों का लीडर होता है ये फाइटिंग पोजीशन में आने की कोशिश करता है, बट इससे पहले ये अपनी उंगली भी हिला पाता, यूनशियोंग इसके फेस के सामने आ जाता है। एंड यूनशियोंग अपने मुक्के को इसके गले के बिल्कुल पास आते हुए रोक लेता है और वो कहता है, अब तुम आखिरी बचे हो, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन 9 जोकरों को उठाओ और यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बट तभी ये छोटे बाल वाला बंदा कहता है, यूनशियोंग क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करके बच सकते हो? तुमने अभी जो जस्ट किया है ना, बोंगचोन इसका हिसाब तुमसे लेके रहेगा। बट यूनशियोंग इसका कोई भी जवाब नहीं देता, वो कहता है, डुआन चल आजा, स्नैक बार में चलते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन और यूनशियोंग को। डुआन इसके बगल में खड़ा हुआ होता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। बट तभी यूनशियोंग कहता है, अबे चिंता मत कर, तू पहले ही कह चुका है हम लोग सेम साइड पे हैं, राइट? बट तभी यूनशियोंग इसके फेस के पास आते हुए कहता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? एंड ये देख के डुआन की तो टोटली फट चुकी होती है, वो खांसते हुए बोलता है, आखिर तुम पूछ क्या रहे हो? तभी यूनशियोंग कहता है, ये काफी सिंपल है, पहले तुम एक एक करके बुलीज को निपटा रहे थे और उसके बाद तुम खुद जाके बुली काउंसिल के एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। एंड तुम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते, उसके बाद तुम जाके सियोंगू से भी पंगा कर लेते हो, जो कि बोंगचोन रीजन का एक इंपॉर्टेंट सदस्य था। तो यहाँ पर मेरा ये पूछना तो बनता है, आखिर तुम इतने सारे बवालों में पड़े क्यों हुए हो? एंड तभी डुआन थोड़ा बैलेंस बनाते हुए कहता है, मुझे शांत रहना होगा, इसे ऐसा आंसर देना चाहिए जो कि ये सुनना चाहता है। एंड तभी डुआन थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग करने का ट्राई करता है, वो कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ एक बुली हंटर। एंड तभी हम लोग देखते हैं यूनशियोंग की शक्ल, इसे घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये नमूना बोल क्या रहा है। ये अपना जूस का पैकेट डुआन को देते हुए कहता है, ओके ठीक है, मुझे लगता है ये काफी फनी है, तो फिर मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा तुम्हारे काम के लिए। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं सैटरडे का सीन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं डुआन को, जो कि मस्त करके बैठा हुआ होता है एक गेमिंग चेयर के ऊपर। एंड हमें पता चलता है ये बंदा आया होता है एक पीसी कैफे में, जहाँ पर अब मस्त करके ये पूरे दिन गेम खेल सकता है, क्योंकि अब इसे ना ही कोई क्वेस्ट मिला है और ना ही अभी कोई पुलिस के पीछे पड़ा हुआ है। बट तभी हम देखते हैं 2 बच्चों को, जो कि डुआन के बगल में बैठे होते हैं और वो आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं कि उनमें से एक बच्चे ने गेम खेलना
करना भी स्टार्ट किया है एंड उसने यहाँ पे काफी सारे रेयर आइटम्स इकट्ठे कर लिए होते हैं एंड ये सब सुन के डुआन को भी एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फील आ रही होती है, उसे अपने बचपने की याद आ रही थी। खैर थोड़ी देर बाद के सीन में हम लोग देखते हैं कि दोनों ही बच्चे चले जाते हैं वॉशरूम करने के लिए एंड तभी डुआन के सामने कोई आता है और कहता है ये रहे वो रैमेन जो कि तुमने ऑर्डर किए थे। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होती है एरिन एंड डुआन इसे यहाँ पे देख के पूछता है तुम यहाँ काम करती हो? एंड एरिन कहती है नहीं मैं यहाँ पर कोई काम वाम नहीं करती, बल्कि मेरे डैडी यहाँ के ओनर हैं, तो बस मैं उनका कभी कभी हाथ बटा देती हूँ। एंड डुआन ये सुन के कहता है वो दैट्स ऑसम, इसके पापा एक पीसी कैफे चलाते हैं। खैर एक गेम एडिक्ट होने के नाते अब मैं कह सकता हूँ अब मैं उनके फादर के लिए एक परफेक्ट सन इन लॉ बन सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं एरिन को कुछ याद आता है, वो भागती हुई जाती है एंड डुआन उसे रोकने का ट्राई करता है बट वो कुछ भी सुनती नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि डुआन के बगल में कुछ लौंडे आ चुके होते हैं एंड वो जाके उसी सीट पे बैठते हैं जहाँ पर वो बच्चे बैठे हुए थे। हालांकि वो लगातार यही कह रहे होते हैं जल्दी करो इससे पहले वो बच्चे वापस आ जाएं। एंड तभी हम देखते हैं कि लौंडे तो यहाँ से जा चुके होते हैं बट वो बच्चे जो कि वॉशरूम से वापस आए होते हैं वो ये सब देख के शॉक हो चुके होते हैं कि उनके पास जितने भी रेयर आइटम थे वो सारे उनकी आईडी से गायब हो चुके हैं। एंड ये सब देख के बच्चे काफी ज्यादा उदास हो चुके होते हैं एंड ये चीज ये आर्यन से पूछ रहे होते हैं कि जब ये लोग वॉशरूम गए थे तब आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। बट डुआन जो कि यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा हुआ था उसे समझ में आ चुका था कि वो जो लड़के यहाँ पर आए थे पक्का उन्होंने ही इनके आइटम्स को चुराया होगा। एंड तभी ये बच्चा डुआन की शर्ट पकड़ता है और रोते हुए बोलता है बड़े भाई मेरी मदद करो प्लीज। एंड फिर क्या होना था, डुआन के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा हुआ होता है वाइप आउट ऑल द बास्टर्ड। एंड यहाँ पर जो डुआन के टारगेट्स होते हैं वो होते हैं टोटल 4 लोग एंड इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा वो होता है एक सिल्वर की। डुआन यहाँ पर खड़ा होकर बस ये कह रहा होता है अबे भाई साहब अब मैं 4 लोगों को कैसे हराऊं, काश मैं उस दिन यूनशियोंग का फोन नंबर ले लेता। बट तभी उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जिसपे लिखा होता है अगर क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो एक हिडन रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है उन्हीं 4 लड़कों पे जो कि खड़े होकर काफी मजे ले रहे होते हैं और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने उन बच्चों के आइटम्स को चुराया। बट तभी इन 4 बंदों में से किसी एक के सर पे बहुत ही कस के एक अटैक पड़ता है एंड ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बंदा लिटरली जमीन पे गिर पड़ता है। और जब ये 3 लोग पीछे खड़े हुए देखते हैं तो इनके पीछे खड़ा होता है डुआन जिसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो चुकी थी, लिखा था हिडन रिवॉर्ड अ डेट विद एरिन। एंड डुआन यहाँ पर कह रहा होता है चलो आ जाओ नमूनो, तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। एंड इसी इंटरेस्टिंग नोट पे हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म होता है एंड आई होप सो आपने चैप्टर नंबर 15 को एंजॉय किया होगा। एंड अगर वाकई में ऐसा है तो मैं अपनी जेन्युइन ऑडियंस को बोलना चाहूंगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और हाई पॉइंट जरूर देना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई लोग।